चलो जी, क्लास 10th मैथमेटिक्स का चैप्टर नंबर 12 नॉट 10 है ना, 12वां चैप्टर। 12वां चैप्टर है आपका सर्कल एंड टेंजेंट। क्या है? हाँ, तो इसके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे जो आपके बोर्ड एग्जाम 2026 में आने वाले हैं। लेकिन जैसा कि मैंने चैप्टर 11 में बताया हुआ है कि ये पूरा चैप्टर 11 के साथ ऑप्शन में रहता है। तो आप चाहें तो चैप्टर 11 प्रैक्टिस कर लें और आप चाहें तो चैप्टर 12 को प्रैक्टिस कर लें। लेकिन चैप्टर 12 से आपका फिल इन द ब्लैंक्स आता है, या कभी कभार एमसीक्यू आ सकता है। एमसीक्यू तो नहीं आता, फिल इन द ब्लैंक्स आता है। तो 1 नंबर मार्किंग स्कीम पहले देखते हैं। 1 मार्क का एक क्वेश्चन यहां से आता है कभी कभी, है ना, और ये आपको 1 नंबर देके जाएगा। और एक क्वेश्चन आएगा 4 नंबर का जो चैप्टर 11 के साथ ऑप्शन में रहेगा, और ये आपको 4 मार्क्स देगा। टोटल क्वेश्चन की संख्या देखी जाए 2 है, और टोटल मार्क्स देखा जाए तो 5 से 4 नंबर आपको मिलता है यहां से। यानी एमसीक्यू फिक्स नहीं होता ना, फिल इन द ब्लैंक्स और एमसीक्यूज कभी आता है कभी नहीं आता, रेयरली है। ये इसका मार्किंग स्कीम है। ठीक, ये इसका मार्किंग क्राइटेरिया या मार्किंग स्कीम हो गई। लेकिन 4 नंबर का एक क्वेश्चन फिक्स है कि वो आएगा, और कौन से क्वेश्चन आएंगे तो उस पर हम अभी बात करेंगे। ठीक है, और यहां से भी थ्योरम पूछे जाते हैं। जैसे चैप्टर 11 से थ्योरम आएगा, पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, तो इस चैप्टर से भी 1-2 थ्योरम है जो बड़े पॉपुलर हैं, वो पूछे जाएंगे। तो सबसे पहले हम इस चैप्टर का कुछ बेसिक इंट्रोडक्शन कवर करेंगे, जिससे आपको थोड़ा सा पकड़ बने इस चैप्टर में कि आपको क्या करना है, क्या नहीं करना है, क्या होता है, क्या नहीं होता है, ये चीजें क्लियर हो जाए। तो ये पूरा चैप्टर जो है सर्कल से रिलेटेड है, सर्कल एंड टेंजेंट। सर्कल तो आप समझते हैं, एक ऐसे पॉइंट का लोकस जो एक फिक्स पॉइंट से फिक्स डिस्टेंस पर होते हैं, इनको सर्कल कहते हैं। उस रास्ते को सर्कल कहते हैं, नहीं समझे? ऐसे पॉइंट्स का लोकस बोलते हैं रास्ते को। किसको? ऐसे पॉइंट जमा करो जो एक फिक्स पॉइंट से फिक्स डिस्टेंस पर हो, डिस्टेंस फिक्स हो, वो छोटा बड़ा ना हो। तो ऐसे पॉइंट का रास्ता क्या कहलाता है? सर्कल कहलाता है। समझ गए? थोड़े से बेसिक पहले प्रॉपर्टी देखी, उसके बाद फिर इसके फिल इन द ब्लैंक्स पर आते हैं, फिर क्वेश्चन पर आते हैं। ठीक, सब ने सर्कल पढ़ा हुआ है, सर्कल बनाया हुआ है ना। ये सर्कल का सेंटर होता है। क्या सेंटर इधर उधर खा सकता है? नहीं खा सकता। तो सेंटर होता है फिक्स पॉइंट। क्या होता है? सेंटर है फिक्स पॉइंट। और कोई भी डायग्राम पॉइंट से बनता है। किससे? तो ये लाइन भी किससे बना होगा? तो इसमें बहुत सारे पॉइंट हैं, ये सारे पॉइंट्स है ना, मैं सारे पॉइंट बना नहीं रहा, यही तो पॉइंट्स है। किसी भी पॉइंट को देखो, इस फिक्स पॉइंट से जिसको हम हिला डुला नहीं सकते, हर पॉइंट का डिस्टेंस कैसा होता है? सेम रहता है कि कम ज्यादा रहता है? बताओ, ये सारे डिस्टेंसेस कैसे होंगे? सेम रहेंगे। तो ये डिस्टेंस अगर सेम है तो क्या मैं इस डिस्टेंस को फिक्स डिस्टेंस नहीं बोल सकता? तो ये ऐसे पॉइंट्स हैं, जिनका इस फिक्स पॉइंट से डिस्टेंस कैसा रहता है? फिक्स रहता है। सो लोकस ऑफ ऑल दिस पॉइंट्स विच आर एट ए फिक्स डिस्टेंस फ्रॉम ए फिक्स पॉइंट। समझे कि नहीं समझे? ऐसे पॉइंट का रास्ता, ऐसे पॉइंट का लोकस जो एक फिक्स पॉइंट से कैसे रहते हैं? फिक्स डिस्टेंस पर रहते हैं। तो ये सारे पॉइंट का रास्ता क्या कहलाता है? सर्कल कहलाता है। आया समझ? आपसे सर्कल का डेफिनेशन नहीं पूछा जाएगा, तो इसको खाली दिमाग पर रखिए, बस हो गया। ठीक हो गया? फिर हमने क्या किया? ध्यान से सुनते जाना और समझते जाना। ये जो फिक्स पॉइंट था, इसका नाम हमने क्या रखा? सेंटर। क्या नाम रखा? और इस सेंटर को मैं O से दिखाऊंगा। सेंटर, फिक्स पॉइंट का नाम क्या रख दिया? सेंटर। और ये जो फिक्स डिस्टेंस होता है, इस फिक्स डिस्टेंस का नाम क्या रखा? रेडियस। क्या नाम रखे? रेडियस। ठीक है, समझ गए? ये जो रास्ता होता है इसको बोलते हैं सरकमफ्रेंस। क्या नाम है इसका? हालांकि यहां हमको नापना नहीं है, सरकमफ्रेंस का फॉर्मूला होता है 2 पाई r। दिस इज सरकमफ्रेंस। c इज इक्वल टू 2 पाई r। द लेंथ ऑफ कंप्लीट सर्कल इज 2 पाई r। ठीक है,
अगली चीज समझो, अगर देखिए ये रेडियस है आपका, सेंटर से लेकर सरकमफ्रेंस तक जोड़ने वाली लाइन क्या कहलाती है? जोर से बोलिए, रेडियस कहलाती है। कौन सी लाइन रेडियस कहलाएगी? जो सर्कल के सेंटर और सर्कल के सरकमफ्रेंस को जोड़े, ये लाइन क्या कहलाएगी? रेडियस कहलाएगी। याद रहेगा कि नहीं रहेगा? दिस इज रेडियस। अगली बात सुनिए, अगर मैं सेंटर से एक रेडियस बनाऊं और सेंटर से दूसरी रेडियस बनाऊं और दोनों रेडियस जो है एक लाइन में रहे, यानी मैं एक ऐसी लाइन बनाऊं जो सर्कल के एक सरकमफ्रेंस को छुए और छूते 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 सेंटर से होते हुए अगले सरकमफ्रेंस तक जाके छू दे। ये एक ऐसी लाइन है जो सर्कल को दो जगह छूती है और पास कहां से होती है? सेंटर से। क्या सुने? एक ऐसी लाइन जो सर्कल को कितनी जगह छुए? दो जगह छुए। ऐसी लाइन को हम बोलते हैं सीकेंट। व्हाट इज द नेम? आया समझ? क्या नाम रखा इसका? सीकेंट। क्या नाम रखा? सीकेंट नहीं कहते जी इसको हम, सुनते चलो। ओके ठीक है, सीकेंट भी कह सकते हैं। बेसिकली दिस इज कॉल्ड कॉर्ड। इसका नाम क्या रखा हमने? कॉर्ड नाम रखा। एक ऐसी लाइन जो सर्कल को दो जगह छुए उसको क्या कहेंगे? जोर से बोलिए, कॉर्ड कहेंगे। फिर से, एक ऐसी लाइन जो सर्कल को कितनी जगह टच करे? दो जगह, क्या कहलाएगी? कॉर्ड कहलाएगी। वो लाइन सेंटर से भी जा सकती है और यहां से भी जा सकती है, ऐसे बिना सेंटर के भी, और ऐसे भी बन सकती हैं, ऐसे भी बन सकती हैं। समझ में आ रहा है? तो देखो, ये वाली लाइन ने सर्कल को कितनी जगह छुआ? ये वाली लाइन ने, ये वाली लाइन ने, इसने भी दो दो जगह छुआ सर्कल को कि नहीं छुआ? तो ऐसी लाइन जो सर्कल को दो जगह छुए क्या कहलाती है? सबसे लंबी कॉर्ड जो है वो सेंटर से जाती है और सबसे लंबी कॉर्ड का हमने नाम रखा है डायामीटर। समझ आई बात? लॉन्गेस्ट कॉर्ड always pass through center of circle and called diameter। ठीक है, याद रहेगा? कॉर्ड किसको कहते हैं? कॉर्ड किसको कहते हैं? जो सर्कल को दो जगह पर छुए। एक स्ट्रेट लाइन जो सर्कल को दो जगह टच करती है क्या कहलाती है? कॉर्ड कहलाती है। क्या कहलाती है? कॉर्ड। और सबसे लंबी कॉर्ड कौन सी होती है? जो सेंटर से पास होती है, इसलिए उस कॉर्ड का नाम क्या रख दिया हमने? डायमीटर रख दिया। ठीक है। और छोटी क्लासेस से आप पढ़ते आ रहे हैं कि रेडियस जो है वो डायमीटर का क्या होता है? हाफ। दिख रहा है? दिस इज डायमीटर और आधा रेडियस होता है, तो डायमीटर को 2 से डिवाइड कर दोगे तो रेडियस बन जाएगा। ये तो आप छोटी क्लासेस से पढ़ रहे हैं। एंड डायमीटर इज जस्ट 2 टाइम रेडियस, डबल होता है रेडियस का डायमीटर। ठीक है, ये आप पहली बार सुन रहे हैं कॉर्ड, है ना जी? एक लाइन जो सर्कल को दो जगह टच करे उस स्ट्रेट लाइन को क्या बोलते हैं? कॉर्ड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कॉर्ड। और अगर वो लाइन एक जगह टच करे तो उसको चलो उस पर बाद में बात करते हैं ना। यहां तक हो गई बात। अब मुझे ये बताइए, एक सर्कल में मैं कितने कॉर्ड खींच सकता हूं? कितने? इन्फिनिट। भाई ऐसी मैंने कितनी लाइन खींची? 5-6 लाइन खींच दी है। मैं 500 लाइन यहीं पे खींच सकता हूं और सटा सटा के। नहीं बन जाएंगी? 5000 लाइन बन जाएगी और आप जूम करके देखोगे तो 5 लाख लाइन बन जाएगी और जूम करके देखोगे तो खींच सकते हैं। फिर मैं ऐसे भी खींच सकता हूं, फिर मैं ऐसे भी खींच सकता हूं। ऐसे करके कितनी लाइनें बनाई जा सकती हैं? तो एक सर्कल में कितने कॉर्ड बनाए जा सकते हैं? इन्फिनिट। समझ आया? तो नंबर ऑफ कॉर्ड, ये सब फिल इन द ब्लैंक्स में काम आएगा। ध्यान से सुनते चलिए। कितना होता है? इन्फिनिट। बहुत सारे कॉर्ड आप खींच सकते हैं। एंड हाउ मेनी नंबर ऑफ डायमीटर्स इन अ सर्कल?
बस एक डायमीटर। भाई ये डायमीटर नहीं है क्या? ये डायमीटर नहीं है क्या? ये डायमीटर नहीं है क्या? डायमीटर कॉर्ड ही ना है जी। मैंने क्या लिखा हुआ है? लॉन्गेस्ट कॉर्ड इज कॉल्ड डायमीटर। तो डायमीटर कॉर्ड ही ना है, तो कॉर्ड कैसे बना सकते हैं एक सर्कल में? इनफिनिट। नहीं समझे? डायमीटर खुद कॉर्ड है सर। रेडियस जो है वो कॉर्ड नहीं है, देखिए, क्योंकि रेडियस सर्कल को सिर्फ कितनी जगह छूता है? एक जगह। एक तो सेंटर से स्टार्ट होता है, दूसरी जगह छूता ही नहीं है, इसलिए ये कॉर्ड नहीं है। समझ में आया या नहीं आया? आ गया? कॉर्ड हम बोलते हैं जो सर्कल को दो जगह छू दे, उसको कॉर्ड कहते हैं। ठीक हो गया जी? ठीक हो गया जी कि नहीं है? कितने कॉर्ड बनेंगे? इन्फिनिट। डायमीटर खुद कॉर्ड है, तो डायमीटर भी कैसे बनेगा? इन्फिनिट डायमीटर आप खींच सकते हैं। ठीक। अच्छा, मैं अगली चीज पूछूं आपसे कि मान लो मैंने एक पॉइंट दिया आपको, एक पॉइंट, और आपसे बोलूं उस पॉइंट से कैसे सर्कल आप पास करा सकते हो, यानी सरकमफ्रेंस फंसना चाहिए वहां पर। जैसे ये एक पॉइंट है और मैं बोलता हूं इसमें कितने सर्कल आप पास करा सकते हो, कैसे सर्कल इस पॉइंट से गुजर सकती है? देखो, ये एक सर्कल हो गया, ये दूसरा सर्कल हो गया, ठीक है, ये तीसरा सर्कल हो गया, ये चौथा सर्कल हो गया, ये पांचवा सर्कल हो गया, ये छठवां सर्कल हो गया, ये सातवां सर्कल हो गया। सर्कल जैसे बना लेना, मैंने रैंडम फिगर बनाना है। आठवां सर्कल हो गया। ऐसे में कितने सर्कल बना सकता हूं? इन्फिनिट। तो किसी एक पॉइंट से कितने सर्कल पास कराए जा सकते हैं? इन्फिनिट। क्या ये याद रहेगा? लिखते चलिएगा मैं जो जो बोलते जा रहा हूं। ठीक है? थ्रू वन पॉइंट हाउ मेनी नंबर ऑफ सर्कल शुड बी पास? कितने होने चाहिए पास? आंसर है इन्फिनिट। ठीक है, लिख लोगे? एक पॉइंट से कितने सर्कल बनाए जा सकते हैं? इन्फिनिट। ठीक है, फ्रॉम वन पॉइंट या थ्रू वन पॉइंट इन्फिनिट नंबर ऑफ सर्कल्स कैन पास थ्रू। ठीक है, हो जाएगा? थ्रू वन पॉइंट इन्फिनिट नंबर ऑफ सर्कल पासेस। ठीक, ओके। मान लो मैं 2 पॉइंट दे दूं आपको, तो इस 2 पॉइंट से कितने सर्कल पास करा सकते हैं आप? एक पॉइंट से इन्फिनिट सर्कल पास हो गए, और मैं 2 पॉइंट दे दूं तो डबल इन्फिनाइट। एक से इन्फिनाइट, दूसरे से डबल इन्फिनाइट। 2 पॉइंट से कितने सर्कल पास होंगे? एक, ये हो गया आपका एक सर्कल, ये हो गया आपका दूसरा सर्कल, नहीं समझे? ये हो गया तीसरा सर्कल, चौथा सर्कल, पांचवा सर्कल, छठवां सर्कल। समझ रहे हो? कितने सर्कल बनेंगे? छोटे बड़े करके इन्फिनिट। तो यही सेम डाटा टू पॉइंट से भी कितने सर्कल? इन्फिनिट सर्कल। नहीं समझे? एक पॉइंट से कितने सर्कल पास होंगे? इन्फिनिट। 2 पॉइंट से कितने सर्कल पास होंगे? इन्फिनिट। 3 पॉइंट अगर दे दिया तो इन्फिनाइट। करके देखो, 3 पॉइंट अगर मैंने दे दिया, ठीक, सपोज दिस इज फर्स्ट पॉइंट, सेकंड पॉइंट, थर्ड पॉइंट, ए बी सी। 3 पॉइंट हमने आपको एक प्लेन में दिया और पूछा उससे कितने सर्कल बनेंगे? बनाइए। एक मैंने बना दिया, दूसरा आप बना के दिखाओ। तीनों पॉइंट आना चाहिए सर्कल के सरकमफ्रेंस पर। हाँ, सो देयर आर वन एंड ओनली वन सर्कल कैन पास थ्रू 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट। नॉन कोलिनियर मतलब जो एक लाइन में नहीं है तीनों पॉइंट। ठीक, और ये आता है परीक्षा में। ठीक, ओनली वन सर्कल कैन पास थ्रू 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स। याद रहेगा ये? 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट अगर दिया है तो उसमें कितने सर्कल बना सकते हैं आप? सिर्फ एक। लेकिन 2 पॉइंट दिया है तो
इन्फिनिट सर्कल पास हो जाएंगे, एक पॉइंट से भी इन्फिनिट सर्कल पास हो जाएंगे। ये बात याद रहेगी या नहीं रहेगी? रहेगी, पक्का? ठीक, नोट करें यहां तक। एक सर्कल है, ठीक है। अगर एक लाइन सर्कल को दो जगह छूती है तो इसको क्या बोलते हैं? कॉर्ड, ठीक है। इसी लाइन को आप दोनों तरफ बढ़ा दीजिए, इधर से भी बढ़ा दिए और इधर से भी बढ़ा दिए, उस समय ये लाइन कहलाएगी सीकेंट। क्या कहलाएगी? सीकेंट। और सीकेंट भी अल्टीमेटली आप देखो एक सर्कल को कितनी जगह छू रही है? दो जगह, और इसका नाम हमने क्या रखा था? कॉर्ड। इसका मतलब है सीकेंट ही क्या चीज है? कॉर्ड है। तो कॉर्ड और सीकेंट एक दूसरे के एडजेक्टिव शब्द हैं, अल्टरनेट शब्द हैं, ऐसे कह लीजिए। आगे बात समझ में? कॉर्ड और सीकेंट क्या है? एक दूसरे के अल्टरनेटिव वर्ड्स हैं। तो आप चाहे सीकेंट यूज कर लो चाहे कॉर्ड यूज कर लो, याद रहेगा। तो एक सीकेंट भी एक सर्कल को कितनी जगह छूता है? दो जगह इंटरसेक्ट करता है। छूने का मतलब काटना, इंटरसेक्ट करना, ठीक है, याद रहेगा। और कॉर्ड भी कितनी जगह छूता है? दो जगह। तो दोनों एक ही हो गए, सीकेंट और कॉर्ड। थोड़ा सा रादर डिफरेंस होता है इसमें, हम बाद में बात करेंगे। यहां तक समझ में आई बात या नहीं आई? अब थोड़े से इसके नोमेनक्लेचर समझो। ये सर्कल हो गया, ये सेंटर है ना? देखना, ये एक पॉइंट लिया मैंने सर्कल के ऊपर, ये दूसरा पॉइंट लिया मैंने सर्कल के ऊपर। दो पॉइंट हो गए। मुझे ए से बी पॉइंट तक जाना है और सर्कल का रास्ता ही मुझे अपना के जाना है, यानी मैं सर्कल में चल के जाऊंगा। बताओ ए से बी जाने के मेरे पास कितने रास्ते हैं? एक छोटा रास्ता और दूसरा बड़ा रास्ता। छोटा रास्ता कौन सा है? ये। और बड़ा रास्ता कौन सा है? ये। समझ आया? तो जिस रास्ते का आप चुनाव करते हो, जैसे आप ऐसे गए, ये ए से लेके बी ऐसे जा रहे हैं आप, तो जिस रास्ते का आप चुनाव करेंगे वो सर्कल का टुकड़ा होगा। पूरा सर्कल नहीं ना है, सर्कल के टुकड़ा ना हो गया छोटा सा कि नहीं? इसको बोलते हैं आर्क। क्या बोलते हैं? सर्कल के टुकड़े को क्या बोलते हैं? आर्क। और आप दूसरा रास्ता क्या चुन सकते थे ऐसे? समझ रहे हैं? इसके मैं कुछ नाम दे देता हूं, जैसे मान लो यहां सी रख दे रहा हूं मैं। तो अगर आप जाते ए से बी तो ऐसे थ्रू सी होकर के जाते, ऐसे। दिस इज ए, दिस इज सी, दिस इज बी। ये भी सर्कल नहीं है, सर्कल का टुकड़ा है, बड़ा टुकड़ा है, तो इसको भी हम क्या बोलेंगे? आर्क। तो सर्कल के टुकड़े के लिए हमने कौन सा शब्द यूज किया? आर्क। छोटा टुकड़ा है तो माइनर आर्क, बड़ा टुकड़ा है तो मेजर आर्क। तो इसको क्या बोलना है? माइनर आर्क। और इसको क्या बोलना है? मेजर आर्क। याद रहेगा? आर्क किसको बोलते हैं? आर्क किसको बोलते हैं? सर्कल के टुकड़े को। छोटा टुकड़ा है तो माइनर आर्क और बड़ा टुकड़ा है तो मेजर आर्क। क्या ये नाम याद रहेगा? अभी मैं बहुत सारे टर्म्स बताऊंगा, आप कंफ्यूज हो जाएंगे, इसलिए थोड़ा थोड़ा करके लिखते चलिए, याद करते चलिए, क्योंकि आगे जो हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे ये सारी चीजें आएंगी उसमें। ठीक हो गया कि नहीं हुआ? पक्का? ठीक। ये है सर्कल, ठीक है, ये है सर्कल, ये है एक पॉइंट ए और ये है एक पॉइंट बी। मुझे बताओ ये ए से बी क्या चीज है? आर्क है। माइनर की मेजर? माइनर आर्क है। अगर मैं इसी दोनों को एक लाइन से मिला दूं तो ये लाइन क्या कहलाएगी? तो ये हो गया आपका कॉर्ड, और ये हो गया आपका माइनर आर्क। कोई डाउट किसी को? यहां तक डाउट है? ये क्या हो गया आपका? कॉर्ड, और ये क्या हो गया आपका? माइनर आर्क। ठीक, समझ गए? एक कॉर्ड और एक माइनर आर्क, यानी आर्क और कॉर्ड के बीच में ये कुछ एरिया दिख रहा आपको? शेडेड रीजन कि नहीं दिख रहा? इसको हम बोलते हैं सेगमेंट। क्या बोलते हैं? सेगमेंट। तो इसको मैं ऐसे दिखा रहा हूं ना, ये कॉर्ड है और ये सेगमेंट है। इसको आप ऐसे शेड कर सकते हैं, आपकी मर्जी। ये क्या कहलाएगा? क्या बोलते हैं इसको? सेगमेंट। सेगमेंट नाम किसका रखा हमने? कॉर्ड और आर्क के बीच के एरिया को। ये कॉर्ड है और ये क्या है? आर्क है। इसके बीच के एरिया को क्या बोलते हैं? सेगमेंट। तो भाई एक सेगमेंट तो यहां भी बन रहा है, ऊपर देखो, यहां पर लिख दे रहा हूं सी। देखो ये आपका आर्क है मेजर,
और ये आपका कॉर्ड है, तो आर्क और कॉर्ड के बीच का ये भी तो एरिया हो सकता है, तो ये भी सेगमेंट कहलाएगा। नहीं समझे? ये भी क्या कहलाएगा? ये एरिया भी क्या कहलाएगा? सेगमेंट कहलाएगा। क्लियर है? दिस एरिया इज ऑल्सो कॉल्ड सेगमेंट, क्योंकि ये भी आर्क और कॉर्ड के बीच बनता है। तो ये बड़ा एरिया इसलिए इसको क्या बोलेंगे? मेजर सेगमेंट। और ये छोटा एरिया इसलिए इसको क्या बोलेंगे? माइनर सेगमेंट। क्या ये क्लियर हुआ या नहीं हुआ? हो गया? ठीक। अगली चीज समझो। ये सर्कल है, ये सेंटर है। सर्कल से, सेंटर से लेके सरकमफ्रेंस तक की ये लाइन क्या कहलाती है? रेडियस। एक दूसरी लाइन खींच दिया, ये क्या कहलाएगी? रेडियस। ये क्या चीज है? ये आर्क, और ये दोनों रेडियस। अगर मैं इसके बीच का एरिया लूं तो इसको बोलते हैं सेक्टर। क्या बोलते हैं? सेगमेंट समझे? और सेक्टर किसको बोल रहे हैं? रेडियस और आर्क के बीच के एरिया को सेक्टर बोलते हैं। सेक्टर। तो भाई ये रेडियस, रेडियस ये भी तो आर्क है, ये दिख रहा है आर्क, तो ये भी एक सेक्टर हुआ कि नहीं? ये हुआ कि नहीं हुआ? ये वाला जो एरिया है, ये एरिया क्या कहलाएगा? मेजर सेक्टर। और ये एरिया क्या कहलाएगा? माइनर आर्क के साथ बन रहा है माइनर सेक्टर, मेजर आर्क के साथ बन रहा है मेजर सेक्टर। क्लियर है? जोर से बोलो। पक्का? ठीक। अगली बात सुनिए, अगली चीज सुनो, अगली बात सुनो। ठीक? देखो, ये एक सर्कल है, ठीक, और ये एक, ये क्या है? कॉर्ड है, ये सेंटर। ठीक? ठीक है? अगर मैं इस कॉर्ड से, इस कॉर्ड के दो एंड हैं, दो एंड, एक है ए और दूसरा है बी, एंड पॉइंट लाइन का ए और बी। अगर मैं ए से एक लाइन सेंटर तक लेके जाऊं और बी से भी एक लाइन सेंटर तक लेके जाऊं, तो यहां बीच में कुछ एंगल बनता है। ये एंगल कौन बना रहा है? आंसर है ये कॉर्ड बना रहा है। कौन बना रहा है? तो इसके लिए हम शब्द यूज करेंगे, दिस एंगल इज सबटेंडेड बाय कॉर्ड ए बी। तो इसका मान लो नाम रख रहा हूं थीटा, तो मैं बोलूंगा थीटा इज सबटेंडेड बाय कॉर्ड ए बी। एंगल थीटा इज सबटेंडेड बाय कॉर्ड ए बी। थीटा एंगल को किसने बनाया? ए बी कॉर्ड ने बनाया। जोर से बोलो। ठीक। लेकिन क्या मैं ये नहीं बोल सकता कि इस थीटा एंगल को इस आर्क ने बनाया है? क्योंकि आर्क का भी एंड पॉइंट यही है, ए और बी। तो आर्क के एंड पॉइंट से ये लाइन गया और ये लाइन गया, ये एंगल किसने बनाया? आर्क ने बनाया। नहीं समझे? कॉर्ड और आर्क दोनों का एंड पॉइंट ए और बी ना है, तो क्या मैं इस एंगल को नहीं बोल सकता कि इस आर्क ने बनाया है? तो दिस एंगल थीटा इज सबटेंडेड बाय आर्क ए बी। नहीं समझे? नहीं समझे? और कॉर्ड भी बोल सकते हैं, किसी भी नाम लगा सकते हैं, या कॉर्ड और आर्क के बीच के इस एरिया को क्या बोलते हैं? कॉर्ड और आर्क के बीच के एरिया को क्या बोलते हैं? तो क्या मैं ये नहीं बोल सकता कि इस एंगल को इस सेगमेंट ने बनाया? क्योंकि इस सेगमेंट का भी ये एंड पॉइंट है, ये एंड पॉइंट है, दोनों के एंड पॉइंट से लाइन गई है और एंगल बना है। तो इस एंगल को किसने बनाया? कॉर्ड ने, आर्क ने, किस सेगमेंट ने? हाँ, तीनों ने। किसी का भी नाम हम यूज कर सकते हैं। क्लियर है या नहीं है? जोर से बोलो। पक्का? अब अगला वर्जन सुनो। ठीक ठीक। दिस इज द एंगल थीटा सबटेंडेड बाय दिस आर्क। आर्क, कॉर्ड, कुछ भी बोल लो, कुछ भी बोल लो, आर्क बोल लो, कॉर्ड बोल लो, कुछ भी बोल लो। ठीक है? अगर मैं इस आर्क से एक लाइन सेंटर तक लेके जाता हूं, कुछ एंगल बनता है। इसी आर्क से एक लाइन यहां तक ले जाऊं सरकमफ्रेंस तक, और यहीं से एक दूसरा लाइन लेके आ जाऊं ऐसे, ये आया समझ?
अब बताओ, ये है मान लो C पॉइंट, ये B और ये O। ठीक, मुझे बताओ, यहां पर दो एंगल बन रहे हैं, एक एंगल ये है, दूसरा एंगल ये है। दोनों एंगल को किसने बनाया? आर्क ने। किसने बनाया? एंगल बनाने वाले के लिए देखो वो लाइन कहां तक जा रही है, वो दो एंड पॉइंट होंगे, उसी से वही एंगल बना रहा होगा। तो यहां वाला एंगल भी, ये लाइन आई, ये लाइन आई, इसी ने बनाया, ए बी आर्क ने। या मैं यहां लाइन खींचूंगा, कॉर्ड बन जाएगा, कॉर्ड बना रहा होगा, या सेगमेंट बना रहा होगा, एक ही चीज ना है जी। नहीं समझे? यहां से लाइन ऐसे खींच कैसे लेगा ये लोग? तो अब तुम चाहे कॉर्ड का नाम लगा दो इस एंगल को बनाने के लिए, चाहे आर्क का नाम लगा दो, चाहे सेगमेंट का नाम लगा दो, तीनों तो एक ही चीज है। नहीं समझे? आ रहा है समझ में? अच्छे से समझना। तो इस एंगल को किसने बनाया? इस आर्क ने, या सेगमेंट ने, या कॉर्ड ने, कुछ भी कह सकते हैं। इस एंगल को भी किसने बनाया? इसी आर्क ने, इसी कॉर्ड ने, इसी सेगमेंट ने बनाया। और हम प्रैक्टिकली ये देखते हैं, ये थ्योरम है आपके चैप्टर नंबर 12 का, कि जब भी एक आर्क सरकमफ्रेंस पर कुछ एंगल बनाता है और वही आर्क सेंटर पर कुछ एंगल बनाता है, तो सरकमफ्रेंस पर बनाए हुए एंगल से जस्ट डबल एंगल बनता है सेंटर पर। दिस इज द थ्योरम। क्या सुने? क्या सुने? एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क और कॉर्ड at center is double than the angle made by same arc or chord made by same arc or chord at any remaining part on सर्कल और सरकमफ्रेंस। ये थ्योरम है आपका। क्या है ये? थ्योरम है। तो इसको बोलते हैं, मैं बोलता हूं इनको डबल एंगल थ्योरम। क्या बोलता हूं इसको मैं? डबल एंगल थ्योरम। क्या मतलब होता है इसका? एक आर्क या कॉर्ड सरकमफ्रेंस पर जितना एंगल बनाएगी उसका जस्ट डबल कहां बनाएगी? सेंटर पर। लेकिन शर्त यह है कि आर्क सेम होना चाहिए। जैसे मान लो इस आर्क ने यहां पर एंगल बनाया 30 डिग्री, तो बताओ यही आर्क यहां सेंटर में कितना बना रही होगी? 15 का है, ये डबल रहता है। तो ये अगर 30 थी, डबल हो जाएगा 60 डिग्री। समझ रहे हो? और इसका ये हाफ होता है, तो अगर आपको सेंटर का एंगल पता है तो आधा कर दोगे तो पता चल जाएगा। या इसी आर्क के द्वारा बनाए हुए सरकमफ्रेंस का एंगल अगर आपको पता है तो इसको डबल करके सेंटर का एंगल हम निकाल सकते हैं। समझे या नहीं समझे? पक्का याद रहेगा। सो एंगल मेड बाय आर्क एट सेंटर इज ऑलवेज डबल देन द एंगल मेड बाय द सेम आर्क ऑन एनी अदर पॉइंट ऑन सरकमफ्रेंस। समझ आया कि ऊपर से गया? हिंदी में याद रखो, कोई आवश्यकता नहीं अंग्रेजी याद करने की। एक आर्क सरकमफ्रेंस पर जितना एंगल बनाता है वही आर्क सेंटर पर उसका डबल एंगल बनाता है। सेंटर पर डबल एंगल बनता है, याद रखिएगा। तो सरकमफ्रेंस वाला आधा हो जाएगा सेंटर से। ठीक है? नहीं है? तो मैं इसको आर्क बोलूं, कॉर्ड बोलूं, क्या फर्क पड़ता है? या सेगमेंट बोलूं, क्या फर्क पड़ता है? एक ही चीज ना हो गया। तो थ्योरम में तुम चाहे आर्क लिख लो, कॉर्ड लिख लो, चाहे सेगमेंट लिख लो, एक ही चीज है। समझ में आ रहा है? नहीं आया? मजा नहीं आया? ऐसा नहीं हो सकता है ना? ऐसा होता है भाई। ठीक, आगे सुनो। हाँ, ये कॉर्ड है। कॉर्ड है, आर्क है कि सेगमेंट है? कॉर्ड है, आर्क है कि सेगमेंट है? तीनों है ना? हाँ, रहने दो, हो गया तीनों। ठीक, इसने एंगल बनाया मान लो सेंटर पर, ध्यान से देखना। ये कुछ एंगल बनाया, किस कॉर्ड ने बनाया? ए बी ने। मान लो ए बी की लंबाई है 5 सेंटीमीटर। ध्यान से सुनना, ए बी की लंबाई है 5 सेंटीमीटर। इसने एंगल बनाया यहां पर कुछ सेंटर पर, सेंटर पर कुछ एंगल बनाया। मान लो एक दूसरा कॉर्ड है मेरे पास, ये, इसका नाम है सी डी, और सी डी की लंबाई भी है 5 सेंटीमीटर। सी डी की लंबाई भी कितनी है? 5 सेंटीमीटर। और जब सी डी एंगल बनाएगा सेंटर पर, तो ये एंगल कितना होगा? आंसर है सेम होगा।
क्योंकि जब इसकी लंबाई 5 है, इसकी लंबाई 5 है, तो ये गैप उतना ही ना आएगा, नहीं समझे? 5 के सामने ये गैप जितना होगा, यहां भी 5 के सामने गैप उतना ही होगा, यानी ये दोनों एंगल कैसे हो जाएंगे? बराबर। तो इसका क्या मतलब हुआ? अगर किसी सर्कल के अंदर कॉर्ड की लेंथ बराबर हो, किसी सर्कल के अंदर कॉर्ड की लंबाई बराबर हो, तो वो सेंटर पर बराबर एंगल सबटेंड करते हैं, इक्वल एंगल। आया समझ? तो इसमें नोट करिए, लिखिए, इक्वल कॉर्ड्स सबटेंड्स इक्वल एंगल एट सेंटर। ये सब थ्योरम हम डिस्कस कर रहे हैं ना। इक्वल कॉर्ड्स सबटेंड्स इक्वल एंगल एट सेंटर। अगर कॉर्ड की लंबाई बराबर है, कॉर्ड की लंबाई बराबर है, तो दोनों कॉर्ड से बनने वाले सेंटर पर एंगल भी कैसे हो जाएंगे? एंगल भी बराबर हो जाएंगे। कॉर्ड अगर आपस में बराबर हैं, तो दोनों कॉर्ड जो एंगल बनाएंगे, वो एंगल भी आपस में क्या हो जाएंगे? बराबर हो जाएंगे। इस बात को जरा उल्टा करके बोलो। एक सर्कल के में 2 कॉर्ड हैं, ध्यान से सुनना, कॉर्ड की लंबाई मुझे नहीं मालूम। एक कॉर्ड ये हो गया, दूसरा कॉर्ड ये हो गया, ये है A B C, 2 कॉर्ड हुए। ध्यान से सुनो भैया, एक सर्कल में 2 कॉर्ड हैं, दोनों कॉर्ड की लंबाई मुझे नहीं पता, ठीक? इस कॉर्ड ने सेंटर पर एंगल बनाया, कुछ बनाया होगा, इस कॉर्ड ने भी सेंटर पर एंगल बनाया, ये लाइन चली गई, ये लाइन चली गई, दिस इज द एंगल, और मैंने देखा ये एंगल भी थीटा है, ये एंगल भी थीटा है, यानी दोनों एंगल कैसे हैं? बराबर। तो बताओ क्या होगा? दोनों कॉर्ड सेम हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। जब इक्वल कॉर्ड बराबर एंगल सबटेंड करते हैं सेंटर पर, तो अगर सेंटर पर एंगल बराबर हो जाएंगे, तो उनके सामने के कॉर्ड भी क्या हो जाएंगे? आपस में बराबर। ये दोनों एक दूसरे के उल्टे नहीं हो गए? इफ एंगल्स आर इक्वल, दिस इंप्लाइज कॉर्ड्स लेंथ आर आल्सो इक्वल। दोनों कॉर्ड की लंबाई आपस में बराबर हो जाती है। बोलो समझे या नहीं समझे? पक्का? आगे बढ़े कि नहीं बढ़े? ठीक। If angles are equal, then length of chords are also equal. कॉर्ड की लंबाई भी आपस में बराबर हो जाती है। ठीक हो गया? बोल तो दो। ठीक, आगे बढ़े? ओके। अगला थ्योरम सुनो। ये एक कॉर्ड है और ये सेंटर है। क्या है? ये कॉर्ड है और ये सेंटर है। अगर मैं सेंटर से किसी कॉर्ड पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करता हूं, परपेंडिकुलर, ये हमने ड्रॉ किया है कॉर्ड के ऊपर। सेंटर से जब आप कॉर्ड के ऊपर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हो, तो ये परपेंडिकुलर कॉर्ड को 2 इक्वल पार्ट में बांट देता है, इक्वल टुकड़ा। तो जब किसी लेंथ के 2 बराबर टुकड़े हो जाए, तो उसको क्या बोलते हैं? बाइसेक्ट हो जाना। क्या हो जाना? जब भी सर्कल के सेंटर से कॉर्ड के ऊपर परपेंडिकुलर गिराया जाएगा, कॉर्ड क्या हो जाएगा? बाइसेक्ट। यानी ये वाली लेंथ और ये वाली लेंथ क्या हो जाएगी? बराबर। तो इसका नाम अपन रख दे रहे हैं सी, है ना? तो देखिए इसको, ये भी थ्योरम है ना, इसको क्या बोलेंगे? परपेंडिकुलर फ्रॉम सेंटर, परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम सेंटर टू कॉर्ड, या परपेंडिकुलर फ्रॉम सेंटर बाइसेक्ट द कॉर्ड। शॉर्टकट में लिख रहा हूं ना, समझ में आ रहा है? सेंटर से गिराया गया परपेंडिकुलर कॉर्ड को क्या कर देता है? बाइसेक्ट। बाइसेक्ट का मतलब क्या होगा? इसको मैथमेटिकली ऐसे लिखेंगे ना, देखना। इफ OC इज परपेंडिकुलर टू AB, यानी OC परपेंडिकुलर हो गया और AB आपका कॉर्ड हो गया, तो अगर OC AB पर परपेंडिकुलर होता है तो क्या हो जाएगा? AC बराबर CB या BC, कुछ भी, दोनों कॉर्ड की लंबाई आपस में बराबर हो जाएगी। ये यानी दोनों के जो टुकड़े हैं बराबर हो जाएंगे, बाइसेक्ट हो गया। तो ये लंबाई इक्वल टू ये लंबाई। इससे क्या डिक्लेयर हुआ? ध्यान से देखना। अगर ये वाला लंबाई इस लंबाई के बराबर हो गया, तो इसका मतलब है C जो पॉइंट है वो इस कॉर्ड का मिड पॉइंट नहीं हो गया भाई। ये वाला लेंथ और ये वाला लेंथ बराबर हो गया, तो C बिल्कुल बीचों बीच नहीं आ गया, तब ना बराबर हुए। तो इससे डिक्लेयर क्या होता है? C इज ए
मिड पॉइंट ऑफ कॉर्ड ए बी। सी जो है वो कॉर्ड ए बी का क्या हो गया, मिड पॉइंट हो गया। समझे कि नहीं समझे? ऐसा कब होगा, जब सेंटर से आने वाली लाइन क्या होगी, 90 डिग्री होगी कॉर्ड के ऊपर, परपेंडिकुलर। इसी चीज को जरा उल्टा करके बोलो, देखना उल्टा करके कैसे बोलना है, ध्यान से देखना। ये कॉर्ड है, ये सेंटर है, और सपोज दिस इज मिड पॉइंट ऑफ द कॉर्ड। ठीक है, एक लाइन से मैंने सर्कल के सेंटर और कॉर्ड के मिड पॉइंट को मिला दिया। ये एक ऐसी लाइन है ओसी जो सर्कल के सेंटर और कॉर्ड के मिड पॉइंट को ज्वाइन करती है। तो बताओ क्या होगा, ये परपेंडिकुलर हो जाएगी कॉर्ड के ऊपर। नहीं समझे? नहीं समझे? यहां इंफॉर्मेशन क्या है, अगर आप सेंटर से परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं, परपेंडिकुलर गिवन है, अगर आप सेंटर से कॉर्ड के ऊपर परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं तो कॉर्ड का क्या हो जाएगा, बाइसेक्ट हो जाएगी, कॉर्ड दो बराबर बराबर लेंथ हो जाएंगे, यानी सी मिड पॉइंट डिक्लेयर हो जाएगा। और मैं पहले से बोल रहा हूं सी मिड पॉइंट है, ओ सेंटर है, हमने एक लाइन मिला दी, एक ऐसी लाइन जो सर्कल के सेंटर और कॉर्ड के मिड पॉइंट को ज्वाइन करती है, तो क्या कर देगी, वो कॉर्ड के ऊपर परपेंडिकुलर हो जाएगी। समझ में आया? नहीं आया? पक्का? लिख लो यहां पर इसको भी। इफ ए लाइन ज्वाइन सेंटर ऑफ सर्कल and midpoint of chord always perpendicular to the chord। हो गया? याद रहेगा? नहीं रहेगा? यानी ये 90 डिग्री ऑटोमेटिकली डिक्लेयर हो जाएगा कि ये इस पर 90 डिग्री हो जाएगी ऑटोमेटिकली। ठीक है, चलो जी और आगे चलें। ये सब थ्योरम्स है ना जो हम शॉर्टकट्स में अभी डिस्कस कर रहे हैं। अगली बात सुनिए, अगली चीज, ठीक देखो, ये एक लकीर है जो सर्कल को दो जगह छूती है। क्या बोलते हैं ऐसी लाइन को जो सर्कल को दो जगह छुए? सीकेंट। सीकेंट। अगर ये ऐसे लंबी हो गई तो सीकेंट, और अगर इधर से मिटा दिया मैंने तो ये क्या बन गया? कॉर्ड बन गया। ठीक है, अब समझो ये सीकेंट है, ऐसे ये यहां छुआ, यहां छुआ, ए पॉइंट बी पॉइंट, ये एक लाइन है, इसको क्या बोलते हैं अपन? सीकेंट। ठीक, अब ऐसे समझो एक डंडा है, क्या है, और मैं आपको बोलता हूं ये डंडा ऐसे ऊपर उठाओ, तो देखो अभी ये डंडा कितनी जगह छू रहा है सर्कल को? जब आप इस डंडे को ऊपर उठाओगे तो कितनी जगह छुएगा? और जरा इस सर्कमफ्रेंस की लंबाई देखते जाना ना, इस लंबाई का क्या हो रहा है। अब मैं बोलूंगा इस डंडे को थोड़ा और ऊपर उठाओ, तो इस दो पॉइंट को देखते जाओ, ये रहा ए बी, ये रहा ए बी, ये रहा ए बी, दिख रहा है इसकी लंबाई, ए और बी की लंबाई क्या होते जा रही है? जैसे जैसे आप एक सीकेंट को ऊपर करते हो या नीचे करते हो कहीं भी, तो ए और बी के बीच का जो आर्क होता है, आर्क की लंबाई, वो लंबाई क्या हो रही है? अभी यहां पर ये लंबाई ज्यादा थी, जब ये डंडा यहां आ गया तो ये लंबाई क्या हो गई? कम। ये डंडा और ऊपर हो गया, लंबाई क्या हो गई? कम। अब आप इसको और ऊपर करो, इसको ऐसे और ऊपर करो करो करो, ऐसे ले आओ, तो ये ऐसे ऊपर आके एक जगह ऐसी आएगी कि बस ये ऐसे टच करके निकल जाएगा, होगा? तो देखो क्या हो रहा है, ये वाले ए बी को देखो, जैसे आपने लकीर ऊपर उठाई ए बी यहां आ गया, और लकीर ऊपर उठाई ए बी यहां आ गया, और लकीर ऊपर उठाई ए बी यहां आ गया, और लकीर ऊपर उठाई ए बी एक दूसरे के ऊपर चढ़ गए, मर्ज हो गए, और मर्ज होके एक पॉइंट बन गए, वो रहा ये पॉइंट। ए और बी क्या हो गया? ऐसे आपस में मिलके मर्ज हो गए, या कोइंसाइड हो गया, ऐसा बोलना चाहिए, एक के ऊपर एक कोइंसाइड हो गए। नहीं समझे? और अब दो पॉइंट रह गया कि सिंगल पॉइंट रह गया? ये लाइन सर्कल को एक पॉइंट पर टच कर रही है कि दो पॉइंट पर टच कर रही है? एक पॉइंट पर। इसलिए अब हम इसका नाम सीकेंट से बदल के टेंजेंट रख देते हैं। इस लाइन का नाम जो सर्कल को एक पॉइंट पर टच करती है क्या कहेंगे? जो हमारे सर्कल चैप्टर का दूसरा पार्ट है। ठीक है, नहीं समझे? थोड़ा जोर से बोलो।
तो क्या नाम पड़ गया इसका? टेंजेंट कौन सी लाइन होती है? जो सर्कल को एक पॉइंट पर टच करती है, सिंगल पॉइंट पर। ठीक, at a single point. Tangent is a straight line which touch circle at a single point. और अगर दो पॉइंट पर छू दिया तो सीकेंट बन जाएगा या कॉर्ड बन जाएगा, एक ही चीज है। आ रहा समझ कि नहीं आ रहा? पक्का? अब आपसे इसमें क्वेश्चन ये पूछा जाता है, ध्यान से सुनना। 1 मार्क क्वेश्चन की पहली बात करते हैं, फिर हम आगे आते हैं। ठीक, मैं 3 सर्कल आपको दिखाना चाह रहा हूं। 3 सर्कल, 3 सर्कल। तीन सर्कल, ठीक है, ठीक है। मैंने आपको एक टास्क दिया कि भैया ये रहे 3 ठो सर्कल, एक पॉइंट में देता हूं, उस पॉइंट से आपको टेंजेंट बनाना है सर्कल के ऊपर। और टेंजेंट किसको बोलते हैं? जो सर्कल को कितनी जगह छुए, एक पॉइंट पर टच करके निकल जाए, वो आपका क्या है? टेंजेंट है। और मैं आपको एक पॉइंट दे रहा हूं कि उस पॉइंट से आपको टेंजेंट बनाना है सर्कल के ऊपर। ठीक है, मैंने आपको एक पॉइंट दिया यहां पर, ये सर्कल के ऊपर। कहां दिया? सर्कल के ऊपर। फिर मैंने बोला नहीं, ये पॉइंट सर्कल के अंदर ले लो। मान लो यहां पर है ये पॉइंट, इस पॉइंट से टेंजेंट बनाओ। फिर मैंने बोला नहीं, ये जो पॉइंट है आपने सर्कल के अंदर लिया, सर्कल पर लिया, सर्कल के बाहर ले लो, यहां पर ले लो। दिस इज द पॉइंट और ये रहा सर्कल, बनाओ टेंजेंट। 3 टास्क है। पॉइंट कहां है? यहां ले लेते हैं, यहां बना ले ये। दिस इज द पॉइंट, सर्कल पर, सर्कल के अंदर और सर्कल के बाहर। बनाइए टेंजेंट। तो जब पॉइंट सर्कल पर होता है, कितनी टेंजेंट बन सकती है उसमें से? एक टेंजेंट। देखिए, ट्राई करिए। जब एक पॉइंट सर्कल के सरकमफ्रेंस पर होता है, सर्कल के ऊपर ही होता है, तो उसमें से कैसे टेंजेंट आप पास करा सकते हो? एक। श्योर हो? लगता है पढ़े हो कहीं। याद है थोड़ा सा? ओके। कितने टेंजेंट बनेंगे? एक टेंजेंट बनेगा। ये ऐसे टच करके मान लो निकल गया, सपोज एक पॉइंट पर टच करता है, ये सिंगल पॉइंट पर। ठीक है, कितने टेंजेंट पॉसिबल हुए? सिर्फ एक टेंजेंट आप ड्रॉ कर सकते हो बस। ठीक है, और अगर पॉइंट अंदर है तो टेंजेंट नहीं बनेगा, इन्फिनिट टेंजेंट बन जाएंगे पक्का। जैसे मान लो ये एक लाइन निकल गई, तो ये एक जगह छू रहा है, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता, लाइन रुकती नहीं है। जब ये ऐसे जा रही है तो ऐसे भी जा रही होगी, तो यहां छू देगा, मतलब ये टेंजेंट है, ये नहीं है, ये क्या है? ये सीकेंट है, क्योंकि ये 2 जगह छुएगा, या कॉर्ड कह लो ज्यादा से ज्यादा। नहीं समझे? और आप यहां से टेंजेंट बना के दिखाओ, नहीं बना सकते। तो कितने टेंजेंट बनेंगे? 0। तो जब पॉइंट सर्कल के अंदर होता है तो कितने टेंजेंट बनते हैं? 0। और जब पॉइंट सर्कल के बाहर होगा? 2, 3, 1। कितने? 2 बनेंगे। एक ऐसे चला जाएगा, मान लो यहां से ऐसे छूते हुए निकल गया ये पॉइंट पर, है ना, और एक इधर से निकल जाएगा, मान लो ऐसे छूते हुए निकल जाएगा इस पॉइंट पर। और आप अगर आप यहां से डालोगे तो 2 जगह काटेगा, फिर वो सीकेंट हो जाएगा। तो जब एक पॉइंट सर्कल के बाहर होता है, उससे कितने टेंजेंट बनते हैं? 2 टेंजेंट। When a point is outside a circle, only 2 tangents
कैन ड्रॉन। कितने टेंजेंट बना सकते हैं हम? 2 टेंजेंट। और मजे की चीज ये है कि दोनों टेंजेंट की लंबाई बराबर होती है। सपोज दिस पॉइंट इज ए, दिस पॉइंट इज बी, देयरफॉर लेंथ ऑफ बोथ टेंजेंट आर इक्वल। दोनों टेंजेंट की लंबाई क्या हो जाती है? क्या हो जाती है? यानी P से लेके A का मेजरमेंट P से लेके B के मेजरमेंट के बराबर हो जाता है। ये थ्योरम आपको प्रूव करना है, ठीक है कि नहीं है? याद रहेगा? ठीक। तो ये टेंजेंट के बारे में थोड़ा सा नॉलेज हो गया। हालांकि भी थ्योरम बहुत सारी है, वो हम फिर आगे डिस्कस करेंगे टेंजेंट के ऊपर, ठीक है? समझ गए? तो एक ही पॉपुलर थ्योरम है, लेंथ ऑफ बोथ टेंजेंट P इक्वल टू PB प्रूव करना। और एक टेंजेंट के ऊपर और क्वेश्चन है, दोनों का मल्टीप्लिकेशन करके कुछ ना कुछ बनाते हैं, PT स्क्वायर, वो हम आगे देखेंगे। हो गया जी? तो इतने सारे इंफॉर्मेशन के साथ हम अपने चैप्टर को शुरू कर सकते हैं यहां से। ठीक हो गया? चलो जी, स्टार्ट करते हैं सर्कल एंड टेंजेंट के ऑब्जेक्टिव और फिल इन द ब्लैंक्स। ऑब्जेक्टिव तो बहुत रेयरली पूछे जाते हैं, फिल इन द ब्लैंक्स ज्यादा आते हैं, तो हम शुरू से ऑब्जेक्टिव भी कुछ कुछ डिस्कस करेंगे, ठीक है? पहला क्वेश्चन, द रेडियस ऑफ अ सर्कल इज 10 सेंटीमीटर, देन इज डायमीटर विल बी। ओरल क्वेश्चन है। रेडियस कितना दिया है? 10, तो डायमीटर डबल होता है, डायमीटर कितना हो जाएगा? 20। इसका कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन सी। दूसरा क्वेश्चन है, द रेडियस ऑफ ए सर्कल इज 5 सेंटीमीटर, देन लेंथ ऑफ द कॉर्ड एट डिस्टेंस ऑफ 3 सेंटीमीटर विल बी। देखो, ये एक सर्कल है, रेडियस ऑफ द सर्कल इज 5 सेंटीमीटर, ये रेडियस है, 5 सेंटीमीटर बता दिया भाई। सेंटर से सरकमफ्रेंस तक जुड़ने वाली लाइन रेडियस कहलाती है, ठीक है? द रेडियस ऑफ सर्कल इज 5 सेंटीमीटर, देन लेंथ ऑफ द कॉर्ड एट डिस्टेंस ऑफ 3 सेंटीमीटर विल बी। ये कॉर्ड है और ये सेंटर से 3 सेंटीमीटर की दूरी पर है, तो इस कॉर्ड की लंबाई बताओ। ए, बी, सी। तो हमने एक थ्योरम किया हुआ है कि जब भी सेंटर से एक लाइन कॉर्ड पर गिरती है और परपेंडिकुलर गिरती है, याद रखिएगा क्वेश्चन में परपेंडिकुलर शब्द नहीं आता, लेकिन हम परपेंडिकुलर मान के चलेंगे क्योंकि परपेंडिकुलर का ही हमारे पास थ्योरम है। तो जब भी सेंटर से परपेंडिकुलर कोई लाइन गिरती है, वो कॉर्ड को क्या कर देती है? इक्वल। इसका मतलब अगर आपने इसकी लंबाई निकाल ली तो ये भी उतनी मानी जाएगी, और दोनों को जोड़ देंगे तो टोटल कॉर्ड ए भी बन जाएगा। समझ में आ रहा है? और अगर ये 90 डिग्री है तो ये राइट एंगल ट्राइंगल नहीं हो गया? राइट एंगल ट्राइंगल के लिए आपका हाइपोटेनियस हो गया, ये परपेंडिकुलर हो गया, बेस निकाल लो पाइथागोरस लगा के। ठीक, तो देखिए हाइपोटेनियस का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस है हमारा AC, AC का स्क्वायर, इसको इधर माइनस कर दो, 25 माइनस 9 इज इक्वल टू AC का स्क्वायर। तो बताओ AC कितना आया? 25 माइनस 9 16, तो AC इज इक्वल टू अंडर रूट 16 यानी 4। इसका मेजरमेंट कितना हो गया? तो ये भी कितना हुआ? 4, और 4 प्लस 4, तो कॉर्ड की लंबाई कितनी हो गई? आ गया समझ? तो इसमें 8 सेंटीमीटर जो भी होगा वो हमारा ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर बी। ठीक, आगे बढ़ेंगे तीसरे क्वेश्चन में। द लेंथ ऑफ द कॉर्ड एट ए डिस्टेंस ऑफ 5 सेंटीमीटर, ये डिस्टेंस दिया है ना, अब इसको कितना बता दिया? इस डिस्टेंस को 5 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर इज द लेंथ ऑफ द कॉर्ड एट ए डिस्टेंस ऑफ 5 सेंटीमीटर फ्रॉम अ सेंटर इज 24 सेंटीमीटर। इस कॉर्ड की लंबाई बता दिया 24 सेंटीमीटर। समझ में आ रहा है क्वेश्चन? हाँ, डिस्टेंस कितना बताया है? 5, और कॉर्ड की लेंथ कितनी बताया है? 24। और अगर ये डिस्टेंस है तो ये परपेंडिकुलर होगा, तो ये कॉर्ड को क्या कर देता है? 2 इक्वल इक्वल पार्ट में बाइसेक्ट कर देता है। तो पूरी लेंथ अगर 24 है तो आधी आधी कितनी होगी? 12 12। तो इसका मतलब है AC की लंबाई आपको मिल गई 12, ये है 5, तो क्या आप हाइपोटेनस नहीं निकाल सकते? कितना होगा देखो, 5 का स्क्वायर 25, 12 का स्क्वायर 144, 25 प्लस 144 169, तो ये कितना आ गया? 13। नहीं आ रहा समझ में? पाइथागोरस थ्योरम लगा रहे हैं, कुछ नहीं कर रहे, नहीं समझे?
समझ रहे हो ना? 25 और प्लस 144 जोड़ोगे 169 आएगा, तो वो तो हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर होगा 169। और जैसे आप स्क्वायर रूट निकालोगे 169 का स्क्वायर रूट क्या होता है, ये आपको 13 मिल जाएगा। समझ आया? तो इसमें क्या पूछा है हमसे, द लेंथ ऑफ द रेडियस ऑफ द सर्कल, वही रेडियस बनेगा, यही ना रेडियस है, तो रेडियस कितना हो गया 13। कौन सा ऑप्शन मैच हो रहा है, ऑप्शन बी। ठीक है, समझ रहे हो? चौथा क्वेश्चन, द क्वाड्रिलेटरल हुज ऑल फोर वर्टिसेस लाई ऑन द सर्कल इज कॉल्ड। एक सर्कल पर एक क्वाड्रिलेटरल हमने ऐसे बनाया कि क्वाड्रिलेटरल के चारों साइड सर्कल ही के ऊपर आ गए ऐसे, ये एक वर्टेक्स ना, कोना, साइड्स नहीं, चारों कोने, चारों वर्टेक्स सर्कल के ऊपर आ गए, ऐसा क्वाड्रिलेटरल कहलाता है साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। व्हाट इज द नेम, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। ये रह गया था बताने के लिए ना, ये रह गया था बताने के लिए। एक ऐसा क्वाड्रिलेटरल, क्वाड्रिलेटरल मतलब जिसमें चार साइड हो और क्लोज फिगर हो, तो एक ऐसा क्वाड्रिलेटरल जिसमें चार साइड है, उसके चारों वर्टेक्स कहां फंसते हैं, सर्कल के ऊपर, तो ये क्या कहलाता है। और साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल की पहचान ये होती है कि इसमें जो अपोजिट एंगल होता है, जैसे इस एंगल के सामने ये एंगल है, अपोजिट एंगल दिख रहा है, अपोजिट एंगल का सम 180 डिग्री होता है, 180 डिग्री। व्हाट इज द प्रॉपर्टी ऑफ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, सम ऑफ अपोजिट एंगल इज ऑलवेज 180 डिग्री। इसी प्रकार से इन दोनों एंगलों का सम भी कितना होगा, 180, और एक क्वाड्रिलेटरल में टोटल एंगल का सम 360 होता है, तो 180 ये दोनों मिलके हो जाएंगे, 180 ये दोनों 360 हो जाएंगे। ठीक, इसमें हमसे क्या पूछा जा रहा है ऑप्शन में, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, कौन सा ऑप्शन है, सी, करेक्ट। ठीक, नोट करेंगे। पांचवा क्वेश्चन, एन एंगल ऑफ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल इज 60.5। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल का एक एंगल 60.5 है, देन इट्स अपोजिट एंगल विल बी, पॉजिटिव लिखा है ना, वो असल में अपोजिट होना चाहिए, अपोजिट एंगल विल बी। हमने बताया साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल में दो अपोजिट एंगल का सम कितना होता है, तो 180 दोनों का सम पता है, उसमें से एक एंगल आपको 60.5 बता दिया, दूसरा कितना होगा, 180 में माइनस कर दो 60.5, 119.5, पहला ऑप्शन। समझ रहे हो? छठवां क्वेश्चन, द सीकेंट ऑफ अ सर्कल इंटरसेक्ट सर्कल एट हाउ मेनी पॉइंट्स। सीकेंट एक सर्कल को कितने पॉइंट पर काटता है, 2 पॉइंट पर, तो खाली स्थान में 2 आ जाएगा, ऑप्शन बी। सातवां क्वेश्चन, PAB इज अ सीकेंट। PAB एक लाइन है जो सर्कल को 2 पॉइंट पर A और B पर काट रही होगी, है ना, विथ इंटरसेक्ट इट एट पॉइंट A एंड B, एंड PT इज अ टेंजेंट। PT एक टेंजेंट है। इफ PA इक्वल टू 4 सेंटीमीटर, PB इक्वल टू 9 सेंटीमीटर, देन वैल्यू ऑफ PT विल बी। इसका एक फॉर्मूला है, PA इंटू PB इज इक्वल टू PT का स्क्वायर। क्या फॉर्मूला होता है, PA इंटू PB इज इक्वल टू PT का स्क्वायर। आप इसमें रख के चेक कर लीजिए। ठीक है, इसका डायग्राम ऐसा कुछ बनता है, ये मान लो पॉइंट P है, ये चला गया तुम्हारा सीकेंट, ये है पॉइंट A और ये है पॉइंट B। सीकेंट ने सर्कल को 2 जगह छुआ और एक यहां से आपका टेंजेंट ऐसे चला गया, ये इसने खाली एक पॉइंट पर टच किया, पॉइंट T पर। ठीक, तो सीकेंट और टेंजेंट का आपस में रिलेशन होता है, ये थ्योरम है, लास्ट में आपको इस चैप्टर में मिलेगा। ठीक है, रिलेशन क्या होता है कि इस टेंजेंट का जो स्क्वायर होता है वो इनके मल्टीप्लीकेशन के बराबर होता है, PA मल्टीप्लाइड बाय PB, या आप यहां से ले लो P इंटू B मल्टीप्लाइड बाय PA, इनके मल्टीप्लीकेशन के बराबर PT का स्क्वायर होता है, PT इंटू PT। ठीक है, तो आप जब इस फॉर्मूले में रख के चेक करेंगे, इसमें आगे क्वेश्चंस भी हैं, वो मिल जाएंगे आपको फॉर्मूले प्रूव करने के लिए आपके परीक्षा बोर्ड में। PA इंटू PB इज इक्वल टू PT स्क्वायर, ये क्वेश्चन भी है पेज नंबर 121 में, अगर आप देखें तो क्वेश्चन नंबर 6 आपको मिल जाएगा। ये इस साल इंपॉर्टेंट है, परीक्षा में प्रूव करने के लिए भी आ सकता है। समझ आया? तो कैसे बनेगा, PA का मेजरमेंट कितना दिया है हमको, PA दिया है 4 और PB दिया है 9, और हमसे PT पूछ रहा है, तो 9 चौको 36 हो गया, स्क्वायर इधर आके रूट बन जाएगा। बताओ PT कितना हो गया, 6 सेंटीमीटर। समझ आया? तो हमारे ऑप्शन में चेक करिए, 6 सेंटीमीटर है कोई, बिल्कुल है, ऑप्शन A इज द करेक्ट ऑप्शन।
समझ गए? चलो 8वां क्वेश्चन, द एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क एट द सेंटर ऑफ सर्कल इज खाली स्थान, द एंगल सबटेंडेड बाय इट एट एनी पॉइंट ऑन रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सर्कमफ्रेंस। एक आर्क सर्कल के सेंटर पर जितना एंगल बनाता है, वही आर्क सर्कल के बाकी पार्ट पर कितना एंगल बनाएगा? हाफ कि डबल? एक आर्क सर्कल की सेंटर पर जितना एंगल बनाता है, वही आर्क बाकी हिस्से पर कितना एंगल बनाएगा? हाफ। सेंटर पर ना डबल होता है भैया। तो क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? द एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क एट द सेंटर ऑफ सर्कल इज, हाँ ठीक, सेंटर का ही तो पूछ रहा है, ठीक कह रहे हो, डबल ना, सेंटर का ही पूछ रहा है ना, सेंटर के बाद उसने खाली स्थान रखा है, ठीक कह रहे हो। द एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क एट द सेंटर ऑफ सर्कल इज, यानी आर्क के द्वारा सेंटर पर बनाया हुआ एंगल खाली स्थान होता है। द एंगल सबटेंडेड बाय इट एट द पॉइंट ऑन रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सर्कमफ्रेंस, कितना होता है सेंटर वाला एंगल? डबल। तो इसमें डबल जहां पर होगा वो ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन बी। 9वां क्वेश्चन, द एंगल बिटवीन टेंजेंट एंड रेडियस एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट इज, देखो ठीक है, ये मान लो एक टेंजेंट है, ये यहां पर ये टच कर रहा है, और ये सर्कल का रेडियस हो गया। जिस पॉइंट पर टेंजेंट गुजरता है सर्कमफ्रेंस को टच करके, जिस पॉइंट पर, इस पॉइंट को बोलते हैं पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। क्या बोलते हैं? ये आपका रेडियस हो गया, ये आपका टेंजेंट हो गया, और ये बन गया पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। रेडियस और टेंजेंट के बीच में 90 डिग्री का एंगल बनता है पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पर, सिर्फ पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पर, जहां पर सर्कल का टेंजेंट और सर्कल का रेडियस आपस में टच होते हैं, उसको बोलते हैं पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। और वहां पर टेंजेंट और रेडियस के बीच में कितना एंगल बनता है? 90 डिग्री। याद रखिएगा, परपेंडिकुलर होता है ना टेंजेंट पॉइंट, लेकिन हमेशा पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पर। इस पॉइंट के अलावा किसी दूसरी जगह पर 90 डिग्री का एंगल नहीं बनेगा टेंजेंट और रेडियस के बीच में, याद रहेगा। तो यहां पर आंसर क्या होगा? 90 डिग्री, ऑप्शन ए। 10वां क्वेश्चन, इफ PAB इज अ सेकेंड ऑफ सर्कल which intersect at it at point A and B and PT is a tangent, then which of the following relation is true? अभी बताया, PAB एक सेकेंट है और PT एक टेंजेंट है, तो इनका आपस में क्या रिलेशन होता है? PA इंटू PB इज इक्वल टू PT स्क्वायर। कौन सा ऑप्शन दिख रहा है? ऑप्शन बी ना, ठीक, ऑप्शन बी इज द करेक्ट। ठीक, अगले क्वेश्चन देखिए। 11वां क्वेश्चन, द एंगल ऑफ अ सर्कल, द एंगल ऑफ अ सर्कल, एक सर्कल का टोटल एंगल कितना होता है? 360। ये तो आप पहले से जान रहे हैं, ऑप्शन डी। ठीक, द रेडियस ऑफ अ सर्कल विद सेंटर O इज 5 सेंटीमीटर। एक सर्कल का रेडियस 5 सेंटीमीटर है, एंड PT इक्वल टू 12। रेडियस कितना दिया है? 5, और PT जाहिर सी बात है टेंजेंट होगा, 12 दिया हुआ है। इस अ टेंजेंट फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट P, ये ऐसा हम डायग्राम बना लेते हैं, ये एक्सटर्नल पॉइंट P है, ये मान लो हमारा एक टेंजेंट चला गया ये, तो P से लेके T तक का डिस्टेंस कितना दिया हुआ है? 12, और रेडियस हमको, ये रेडियस है, ये रेडियस हमको दिया हुआ है 5। समझ में आ रहा है? P से लेके T सिर्फ यहीं तक का डिस्टेंस है ना, आगे आप इसको नहीं भी बनाओगे तो भी चलेगा। P से T का डिस्टेंस 12, और ये रेडियस है, ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है, रेडियस दिया है 5, और हमको अभी भी पता चला है कि ये कितना होता है एंगल? 90 डिग्री। और हमसे क्या पूछ रहा है देखिए, हाँ, देन डिस्टेंस ऑफ P फ्रॉम सेंटर, सेंटर से लेके P तक का डिस्टेंस, ये कैसा ट्राइंगल हो गया? तो डायग्राम में ये क्या बन गया? हाइपोटेनियस। तो आपको यही हाइपोटेनियस बताना है, P से सेंटर का डिस्टेंस हाइपोटेनियस है। करो भैया, इसका स्क्वायर कितना होता है? 144, इसका स्क्वायर 25, दोनों जुड़ के इसका स्क्वायर बनेंगे 169, और स्क्वायर निकालोगे तो स्क्वायर रूट तो 13। ओरल कर सकते हैं। ठीक, कौन सा ऑप्शन मैच हो रहा है? बी वाला। ठीक, आखिरी इसका MCQ, नंबर ऑफ टेंजेंट ड्रॉन एट एनी पॉइंट ऑन अ सर्कल इज, नंबर ऑफ टेंजेंट्स ड्रॉन एट एनी पॉइंट ऑन अ सर्कल इज, सर्कल के ऊपर अगर एक पॉइंट है तो उसमें कितने टेंजेंट बन सकते हैं?
सर्कल के ऊपर एक पॉइंट है तो वहां से कितने टेंजेंट बन सकते हैं? मैंने बेसिक में बताया हुआ है, सर्कल के ऊपर एक पॉइंट है तो उस पॉइंट से कितने टेंजेंट बन सकते हैं? एक भी आप ड्रॉ नहीं कर सकते। नंबर ऑफ टेंजेंट ड्रॉन एट एनी पॉइंट ऑन अ सर्कल इज, सर्कल के ऊपर एक पॉइंट है उससे आप कितने टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं? एक भी नहीं। बाहर होगा तो 2 और अंदर होगा तो एक भी नहीं। तो सर्कल पर होगा तो एक नहीं बनेगा, एक तो बनेगा ना जी, बताया तो था। ऐसे भूलोगे तो फिर मजा नहीं आएगा। ये देखो, ये सर्कल है, ये एक पॉइंट है सर्कल के ऊपर, तो इसमें से कम एक टेंजेंट नहीं जा सकता ऐसे, एक तो जाएगा ही ना। दूसरा आप इधर उधर करोगे तो फिर इसको काटेगा, दूसरी जगह पर काट देगा, वो सीकेंड बन जाएगा। तो सर्कल के ऊपर अगर एक पॉइंट है तो उसमें कितने टेंजेंट पास हो सकते हैं? एक। और अगर ये पॉइंट सर्कल के बाहर होता तो 2 टेंजेंट बनते, एक ऐसे एक ऐसे। ये देखो ना, ये बाहर है ना, है ये एक टेंजेंट हो गया, ये दूसरा टेंजेंट हो जाएगा ऐसे। और अगर एक पॉइंट सर्कल के अंदर है तो फिर एक भी टेंजेंट नहीं बनते, लेकिन सर्कल पर है तो एक बनेगा। हो गया। इसमें कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन डी। ठीक, अब अपन आते हैं फिल इन द ब्लैंक्स पर। चलो, पहला फिल इन द ब्लैंक्स। द पेरीमीटर ऑफ अ सर्कल इज नोन एज, पेरीमीटर मतलब होता है लेंथ ऑफ ऑल साइड। तो सर्कल का जो पेरीमीटर होता है वो क्या कहलाता है? सरकमफरेंस। लिख लोगे, ठीक है? क्या है? सरकमफरेंस। दूसरा क्वेश्चन, द कॉर्ड पासेस थ्रू द सेंटर ऑफ अ सर्कल इज नोन एज, एक कॉर्ड जो सर्कल के सेंटर से होकर के गुजरता है क्या कहलाता है? डायमीटर। सबसे बड़ी कॉर्ड वही होती है ना? तीसरा, द लॉन्गेस्ट कॉर्ड ऑफ ए सर्कल इज डायमीटर। द डिस्टेंस ऑफ सेंटर ऑफ अ सर्कल टू एनी पॉइंट ऑन इट्स सर्कमफ्रेंस इज नोन एज, सर्कल का सेंटर और सर्कमफ्रेंस इसके बीच का डिस्टेंस क्या कहलाता है? ठीक, तो क्वेश्चन अच्छे से समझेंगे। क्वेश्चन नहीं समझ में आने के कारण आंसर नहीं बनता हमसे, अदरवाइज हम उनको जान रहे होते हैं पहले से, है ना? अगर क्वेश्चन समझ आ गया तो फिर आसान हो जाता है चीज। ठीक। अगला, देयर आर खाली स्थान नंबर ऑफ रेडियाई इन अ सर्कल, एक सर्कल में कितने रेडियस हो सकते हैं? इन्फिनिट। द एरिया इनक्लोज बिटवीन कॉर्ड एंड करस्पॉन्डिंग आर्क इज नोन एज, याद है? ये आर्क है, ये आर्क है, ये कॉर्ड है, इसके बीच का ये जो एरिया आता है इसको क्या बोलते हैं? सेगमेंट। सातवां, द एंगल इन सेमी सर्कल इज, द एंगल इन सेमी सर्कल, देखो देखो देखो, सेमी सर्कल किसको बोलते हैं? ये सर्कल है पूरा और ये इसका डायमीटर है कि नहीं है? द एंगल इन सेमी सर्कल, पूरे सर्कल का एंगल कितना होता है? तो सेमी सर्कल मतलब आधा सर्कल, आधे सर्कल का, पूरे सर्कल 360 होता है तो आधे सर्कल का 180 होगा कि नहीं होगा? बताते जाओ। होगा ना, लेकिन ये वो नहीं पूछ रहा। द एंगल इन सेमी सर्कल इज, हालांकि ये क्वेश्चन सही नहीं लिखा हुआ है, इसमें एक छोटा सा थ्योरम काम करता है। थ्योरम ये है, देखो ये पूरा सर्कल हो गया, ये डायमीटर है डायमीटर। अगर मैं डायमीटर से इस आधे सर्कल पर कोई एंगल बनाऊं, डायमीटर से आधे सर्कल पर, डायमीटर से, तो एंगल बनाने का तरीका क्या होता है? जिससे एंगल बनवाना है उसके दोनों एंड पे पहुंचो। जैसे आर्क से हम एंगल बनवा रहे थे तो आर्क के दोनों एंड से लाइन ले जा रहे थे, तो अगर मुझे डायमीटर से एंगल बनाना है तो मैं क्या करूंगा? डायमीटर के दोनों एंड पे पहुंचूंगा, एक लाइन ऐसे ले जाऊंगा और एक लाइन ऐसे ले जाऊंगा, यहां पर कुछ एंगल बन जाएगा। इस एंगल को बनाया किसने? डायमीटर ने। तो डायमीटर आधे सर्कल को क्या बोलते हैं? सेमी सर्कल। तो जब भी कोई डायमीटर सेमी सर्कल पर एंगल बनाता है वो एंगल हमेशा 90 डिग्री होता है। दिस इज अगेन अ थ्योरम। ये भी क्या है? ये थ्योरम है, याद रखिएगा। तो डायमीटर जब भी एंगल सबटेंड करेगा सेमी सर्कल पर, वो एंगल कितना होगा? 90 डिग्री होगा। ये क्वेश्चन ये पूछना चाह रहा है। द एंगल इन सेमी सर्कल इज, देखिए ये सेमी सर्कल है, आधा सर्कल, आधे सर्कल पर जो एंगल बनता है वो कितना होता है? सेमी सर्कल मतलब जाहिर सी बात है ये इधर नहीं है सर्कल, नहीं समझे? ये आधा सर्कल हो गया तो ये डायमीटर हो गया।
तो सेमी सर्कल में जो एंगल बनेगा वो डायमीटर ही ना बनाएगा। तो डायमीटर जब भी सेमी सर्कल पर एंगल बनाएगा कितना बनाएगा, 90 डिग्री। तो इसमें खाली स्थान में क्या आना चाहिए, 90 डिग्री। 8वां क्वेश्चन, इन साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल सम ऑफ अपोजिट एंगल इज 180 डिग्री। ठीक, इन अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल वन एंगल इज 60 डिग्री, देन इन अपोजिट एंगल इज, एक एंगल 60 है तो दूसरा कितने का होगा साइक्लिक में, 120, क्योंकि अपोजिट एंगल 180 होते हैं मिला के। 10वां क्वेश्चन, द टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टू अ सर्कल आर ट्रू टू, नहीं नंबर नहीं पूछ रहा आपसे, नंबर नहीं पूछ रहा। द टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टू ए सर्कल आर, एक एक्सटर्नल पॉइंट से जो दो ठो टेंजेंट बनाए जाते हैं सर्कल के ऊपर, वो कैसे होते हैं आपस में, इक्वल। उनकी लंबाई कैसी होती है, आपसे इसमें नंबर नहीं पूछ रहा कितने बनाए जा रहे हैं। ये भी थ्योरम है ना, ये हम प्रूव करेंगे, ये भी इस साल इंपॉर्टेंट है। ये 10 क्वेश्चन आपके हो गए, आगे बढ़ते हैं। चलो जी 11वां क्वेश्चन, टेंजेंट्स एट द एंड पॉइंट ऑफ ए डायमीटर आर, एक डायमीटर के एंड पॉइंट पर जब टेंजेंट बनता है ऐसे, ये डायमीटर हो गया, ठीक, तो डायमीटर के ये एंड पॉइंट हो गए दो ठो, समझे। यहां से जो टेंजेंट हम बनाएंगे ऐसे, ये टेंजेंट आपस में क्या होंगे, पैरेलल। ठीक, तो डायमीटर के एंड पॉइंट पर जब टेंजेंट बनेगा वो टेंजेंट आपस में क्या हो जाएंगे। तो अगर समझ में ना आए तो डायग्राम बना लेना रफ में, तो समझ में आ जाएगा। ठीक, 12वां क्वेश्चन, द परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम अ सेंटर ऑन अ सर्कल टू ए कॉर्ड, खाली स्थान द कॉर्ड, सर्कल के सेंटर से जब किसी कॉर्ड पर परपेंडिकुलर ड्रॉ किया जाता है वो क्या करता है, कॉर्ड को बाइसेक्ट। ठीक, समझ गए। टू सर्कल्स आर कन्गरेंट इफ देयर खाली स्थान आर इक्वल, दो सर्कल कन्गरेंट हो जाएंगे जब उसके क्या बराबर हो जाएं, एंगल कहां से बराबर हो गए, छोटा सर्कल बड़ा सर्कल सबका एंगल 360 होता है। कन्गरेंट का मतलब होता है दोनों फिगर का शेप एक जैसा हो जाना चाहिए। तो दो सर्कल का शेप साइज एक जैसा हो जाए, शेप तो सर्कल ही रहेगा, साइज एक बराबर हो जाना चाहिए, वो कन्गरेंट फिगर है। तो दो सर्कल का साइज अगर एक बराबर होना है तो उसमें क्या खासियत होनी चाहिए, हाँ रेडियस से ही डायमीटर बनता है, तो दोनों सर्कल का क्या हो जाए, रेडियस इक्वल हो जाए, समझ आया। तो सर्कल्स कन्गरेंट हो जाएंगे। तो क्या चीज इसमें इक्वल होना चाहिए, रेडियस। द एंगल सबटेंडेड बाय एनी आर्क ऑन अ सेम सेगमेंट ऑफ अ सर्कल आर, सेम सेगमेंट में, ये भी एक थ्योरम है, बहुत सारी चीजें बतानी से रह जाती है। ठीक है, यहां पर आ जाए, कवर हो जाएगा, देखना। ये आर्क हो गया, या इसको तुम कॉर्ड बोल सकते हो, या तुम इसको, एक ही चीज है, आर्क आर्क बोल लो, कॉर्ड बोल लो, सेगमेंट बोलो, एक ही चीज है। इसने यहां पर कुछ एंगल बनाया, ध्यान से देखना, ये एंगल बनाया, और इसी सेगमेंट ने यहां कुछ एंगल बनाया, ये वाला एंगल। तो इन दोनों एंगलों को बनाने वाले सेगमेंट सेम है कि अलग अलग है, इसको कौन बना रहा है, ये दोनों लाइन लेके जाओ, यही सेगमेंट या ये कॉर्ड या ये आर्क एक ही चीज है। इस एंगल को कौन बना रहा है, दोनों लाइन लेके जाओ, एंड पॉइंट यही कॉर्ड, यही आर्क, यही सेगमेंट, कुछ भी नाम दे दो। तो इन दोनों एंगलों को बनाने वाले कौन है, सेम माई बाप है, तो दोनों एंगल भी सेम होंगे। दिस इज अगेन अ थ्योरम, नहीं समझे। दोनों एंगल कौन बना रहा है, सेम सेगमेंट, तो दोनों एंगल भी आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। दिस इज अ थ्योरम। सो द एंगल सबटेंडेड बाय एनी आर्क on a same segment of a circle are equal। 15 नंबर, the line joining center of a circle and the midpoint of a chord is, खाली स्थान to the chord, सर्कल के सेंटर से चलने वाली लाइन कॉर्ड के मिड पॉइंट को अगर ज्वाइन करती है तो वो लाइन क्या होती है, परपेंडिकुलर टू द कॉर्ड, पढ़े थे। The angle subtended by equal arcs at the center of circle R, बराबर आर्क सेंटर पर कितना एंगल बनाएंगे, आर्क कॉर्ड एक ही चीज ना है, सेगमेंट, तो बराबर आर्क बोल के बराबर कॉर्ड बोल लो, बराबर कॉर्ड सेंटर पर कैसे एंगल बनाते हैं, इक्वल, बताए थे लास्ट टाइम। अगर कॉर्ड की लंबाई बराबर हो तो सेंटर पर बनने वाले एंगल भी आपस में कैसे होते हैं,
बराबर होते हैं, तो ये भी इक्वल हो जाएगा। 17 नंबर, द रेडियस ऑफ अ सर्कल इज 10 सेंटीमीटर, देन डायमीटर ऑफ द सर्कल इज 20, ये तो कर लोगे। 18, द डायमीटर ऑफ सर्कल इज 10, देन रेडियस इज 5 सेंटीमीटर, ठीक। 19, डायमीटर ऑफ एनी सर्कल इज खाली स्थान ऑफ इट्स रेडियस डबल, ठीक, रेडियस से डबल होता है डायमीटर। क्वेश्चन नंबर 20, एंगल सबटेंडेड बाय द डायमीटर ऑफ अ सर्कल एट पॉइंट ऑन द सर्कमफरेंस इज, डायमीटर जब कहीं भी सर्कमफरेंस पर एंगल बनाता है तो कितना होता है वो, 90 डिग्री, ठीक, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। 21, a chord which passes through the center of the circle is called खाली स्थान टू सर्कल। एक कॉर्ड जो सेंटर से पास होता है वो क्या कहलाता है, डायमीटर कहलाता है। 22, खाली स्थान टेंजेंट्स कैन बी ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट ऑन अ सर्कल, कितने टेंजेंट एक्सटर्नल पॉइंट से सर्कल पर बनाए जा सकते हैं, 2, ठीक। Each side of a regular hexagon forms an angle of खाली स्थान डिग्री at the center of circle। हेक्सागन कितने साइड वाला फिगर होता है, 6 साइड होता है। एक पूरे सर्कल का टोटल एंगल कितना होता है, 360, उसके अंदर हमने हेक्सागन बनाया 6 साइड, नहीं समझे, तो 6 टुकड़े कर दो 360 के, 60-60 बनाता है हर साइड। हेक्सागन का हर साइड सेंटर पर कितना एंगल बनाता है, 60-60-60, 6 साइड है, 6 बार में 360 हो जाएगा। समझ में आया कि डायग्राम बनाऊं, बन जाएगा। डिग्री मेजर ऑफ अ सर्कल इज, सर्कल में पूरा वो डिग्री कितने का बनता है, 360 डिग्री, मतलब एंगल ना। 25वां क्वेश्चन, ईच साइड ऑफ अ रेगुलर डेकागॉन फॉर्म्स एन एंगल ऑफ खाली स्थान डिग्री एट द सेंटर ऑफ द सर्कल। डेकागॉन यानी जिसमें 10 साइड हो, टोटल एंगल 360 और 10 साइड है तो एक एक साइड कितना कितना बनाएगा, 36, ठीक। आगे बढ़े। ईच साइड ऑफ अ रेगुलर ऑक्टागॉन फॉर्म एन एंगल ऑफ, ऑक्टागॉन यानी 8 साइड, टोटल बनता है 360, 8 से डिवाइड कर दो उसको, 360/8 45, कल करके देख लो, जो भी आता है वो आंसर हो जाएगा, ठीक। 40 आ रहा है, 360 ना है, 360/8, तो 4 से अगर मैं इसको काटूं, 8 चौको 32, कितना बचा इसमें, 4, 8 पंचे 40, हाँ ठीक, 45 डिग्री, सही तो है 45, ठीक। 27, इन अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल एन एंगल इज 90 डिग्री, देन इट्स अपोजिट एंगल विल बी, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल में अपोजिट एंगल का सम 180 होता है, एक एंगल 90 है तो उसका अपोजिट वाला भी 90 होगा, तभी 180 होंगे दोनों। आखिरी फिल इन द ब्लैंक्स, इन अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल वन एंगल इज 105 डिग्री, देन इट्स अपोजिट एंगल इज 75 डिग्री। चलो जी, ये आपका फिल इन द ब्लैंक्स यहां पर समाप्त होता है। हाँ चलिए, अब हम चैप्टर 12 के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे, ठीक है। पहला क्वेश्चन जो हमारे 4 नंबरों के लिए आने वाला है वो क्वेश्चन है आपके परीक्षा बोर्ड में पेज नंबर 121 का क्वेश्चन नंबर 5, पेज नंबर 121 का क्वेश्चन नंबर 5, ठीक। क्वेश्चन है, प्रूव दैट द लेंथ ऑफ टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टू अ सर्कल आर इक्वल। एक सर्कल के ऊपर अगर हम टेंजेंट्स ड्रॉ करते हैं किसी एक्सटर्नल पॉइंट से, तो दोनों टेंजेंट की लंबाई क्या होती है, आपस में बराबर होती है, हमको प्रूव करना है, ठीक है। हो गया क्वेश्चन, कैसे प्रूव करेंगे, देखिए पहला सवाल है ना, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है इस साल 2026 एग्जाम के लिए, ठीक है। चलो जी, कैसे प्रूव करेंगे, सबसे पहले हम एक डायग्राम बनाते हैं। ये सर्कल है, दिस इज सेंटर ऑफ द सर्कल, एक टेंजेंट मैं यहां पर बना लेता हूं, दिस इज पॉइंट P एंड दिस इज द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, दिस इज पॉइंट A, टेंजेंट आगे निकल गया होगा,
उससे हमको मतलब नहीं है। दिस इज पॉइंट बी। ठीक, आ गया समझ? और हमको क्या प्रूव करना है कि दोनों टेंजेंट की लंबाई क्या होगी, आपस में बराबर होगी। ठीक हो गया। तो सबसे पहले आप गिवन नोट करेंगे। हमारे पास क्या क्या डेटा उपलब्ध है। एक सर्कल है, ए सर्कल विथ सेंटर ओ। एक सर्कल है जिसका सेंटर क्या है, ओ है। ठीक है, एक सर्कल है जिसका सेंटर क्या है, ओ है। ओके, इसमें हमको प्रूव क्या करना है, P और A, P से A एक टेंजेंट है, P से B दूसरा टेंजेंट है। तो हमको प्रूव क्या करना है, थ्योरम क्या बोलता है कि जब भी किसी एक्सटर्नल पॉइंट से एक सर्कल के ऊपर दो टेंजेंट बनाए जाएं, दोनों टेंजेंट की लेंथ क्या होती है, आपस में इक्वल होती है। तो हमको प्रूव क्या करना है, P से A एक टेंजेंट है और P से B दूसरा टेंजेंट है, तो दोनों टेंजेंट की लंबाई क्या होगी, आपस में इक्वल होगी। तो PA इक्वल टू PB, ये चीज हमको प्रूव करके दिखाना है। PA इज इक्वल टू PB, लेंथ ऑफ द टेंजेंट आपस में बराबर होगा। ठीक है, समझ गए? ओके, कैसे प्रूव करेंगे, याद रखिए इस तरह के जब भी क्वेश्चन आते हैं प्रूव वाले, जिसमें साइड्स को इक्वल करना हो या लेंथ को इक्वल करना हो या किसी एंगल को इक्वल करना हो, तो हम क्या करते हैं, हम कंग्रुएंसी ऑफ ट्राइंगल की हेल्प लेते हैं। किसकी, कब? याद रखिएगा ये नियम है, जब भी कोई दो साइड इक्वल करना हो या दो एंगल इक्वल करना हो, कैसे इक्वल किया जाता है, उसका तरीका यह है कि जिस दो साइड या दो एंगल को इक्वल करना है, उस दो साइड या दो इक्वल को दो अलग अलग ट्राइंगल में फंसाओ। किसमें? यानी दोनों साइड दो अलग अलग ट्राइंगल में फंसने चाहिए। या अगर दो एंगल आपको इक्वल करना है तो दोनों एंगल दो अलग अलग ट्राइंगल में फंसने चाहिए। दो ट्राइंगल बना लो, दो अलग अलग ट्राइंगल के दो साइड हो गए या दो अलग अलग ट्राइंगल के दो एंगल हो गए। अब आप ट्राइंगल को पकड़ के कन्ग्रुएंट प्रूव कर दो। क्या कर दो? ट्राइंगल को क्या प्रूव कर दो? कन्ग्रुएंट। तो CP/CT से सारे करस्पॉन्डिंग साइड भी आपस में बराबर हो जाएंगे, सारे करस्पॉन्डिंग एंगल भी आपस में बराबर हो जाएंगे। क्या आपने कंग्रुएंसी ऑफ ट्राइंगल पढ़ा है क्लास 9th में? था कंग्रुएंसी ऑफ ट्राइंगल। इस साल तो सिमिलैरिटी ऑफ ट्राइंगल है हमारे सिलेबस में, चैप्टर 11 सिमिलैरिटी ऑफ ट्राइंगल है हमारे पास 10वीं में। क्लास 9th में आपने कंग्रुएंसी पढ़ा है, तो बहुत सारे क्राइटेरिया होते हैं कंग्रुएंसी के लिए, याद है? क्या क्या? साइड एंगल साइड, साइड साइड साइड, साइड साइड एंगल, एंगल एंगल साइड नहीं होता है, और हाँ एंगल साइड एंगल होता है, साइड बीच में रहे, दो एंगल अगल बगल रहे। RHS राइट एंगल, वन हाइपोटेनियस एंड वन साइड, एक एंगल 90 डिग्री, एक एक हाइपोटेनियस और एक कॉमन साइड, या एक साइड आपस में बराबर हो जाए। RHS ऐसे करके 4-5 क्राइटेरिया होते हैं कंग्रुएंसी के लिए। समझ आया? आप कुछ भी लगा के दो ट्राइंगल को कन्ग्रुएंट प्रूव कर दो, दोनों ट्राइंगल के सारे करस्पॉन्डिंग साइड आपस में बराबर हो जाएंगे, सारे करस्पॉन्डिंग एंगल आपस में बराबर हो जाएंगे। समझ में आया? तो अगर मुझे दो साइड इक्वल करना है तो मैं क्या करूंगा, इन दोनों साइड को कहां फंसाऊंगा? दो अलग अलग ट्राइंगल में। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना, ये थ्योरम बहुत इंपॉर्टेंट है, इस साल आएगा परीक्षा में जहां तक है। तो तरीका क्या है, जिस दो साइड को इक्वल प्रूव करना है उसको कहां फंसाओ? दो अलग अलग ट्राइंगल में फंसाओ, दोनों ट्राइंगल को क्या प्रूव कर दो? कन्ग्रुएंट। जो भी क्राइटेरिया मन लगे लगा दो, कंग्रुएंसी प्रूव कर दो, दोनों साइड जो है करस्पॉन्डिंग के CP/CD से इक्वल हो जाएंगे। ठीक है कि नहीं है? और अगर नहीं होता तो घबराना नहीं है, ये ऑप्शन में आएगा, चैप्टर 11 कर लेना जो मैंने बताया है। ठीक, शुरू करें जी। तो हमको इसको दो अलग अलग ट्राइंगल में फंसाना है, तो ट्राइंगल तो दिख नहीं रहा, तो हमको क्या करना पड़ेगा? कंस्ट्रक्शन, ताकि हम दो ट्राइंगल बना लें। तो अगला हम यहाँ पे पॉइंट क्या लिखेंगे, क्यों कर रहे हैं कंस्ट्रक्शन, समझ में आया? कैसे कंस्ट्रक्शन करेंगे? सबसे पहले देखो ट्राइंगल बनाना है, तो मैं सबसे पहले O और P को ज्वाइन कर देता हूं। किसको किसको ज्वाइन किया? ज्वाइन OP। अभी भी दो ट्राइंगल नहीं बने, तो हम क्या करेंगे, ये देखो O से A ज्वाइन किया और O से B ज्वाइन किया, ज्वाइन OP OA एंड OB। बन गए दो ट्राइंगल, बन गए दो ट्राइंगल, के नहीं बने? अब आप ध्यान से देखो, जब भी सेंटर से
पॉइंट ऑफ कांटेक्ट जहां पर टेंजेंट छूता है वहां तक हम लाइन खींचते हैं, यानी रेडियस खींचते हैं। ये रेडियस ना हो गया दो ठो, तो ये हमेशा पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पर टेंजेंट के साथ कितना एंगल बनाता है, 90 डिग्री। ये भी पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पर आया है तो 90 डिग्री बनाएगा। तो दो राइट एंगल ट्राइंगल नहीं बन गए, तो एक एक एंगल 90-90 हो गया। ये एक साइड रेडियस, ये एक साइड रेडियस हो गया, और ये देखो ये हाइपोटेनियस इसका भी है और इसका भी यही हाइपोटेनियस है, एक एक हाइपोटेनियस कॉमन हो गया, तो दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट नहीं हो गए आरएचएस क्राइटेरिया से। समझ में आया? अब हम प्रूफ स्टार्ट करते हैं। कौन से दो ट्राइंगल देखने हैं? देखो, इन ट्राइंगल ओ ए पी एंड ट्राइंगल ओ बी पी, क्या क्या कर सकते हैं? देखो, एक एक एंगल 90 डिग्री है। कौन कौन सा? एंगल ए और एंगल बी, दोनों क्या है? ईच 90 डिग्री है, 90-90 डिग्री। इसको मैं एंगल ए बोल रहा हूं और इसको मैं एंगल बी बोल रहा हूं, दोनों एंगल है 90 डिग्री आपस में बराबर। दो अलग अलग ट्राइंगल के हैं, याद रखना, करस्पॉन्डिंग एंगल्स। और क्या चीज सेम दिख रहा है? एक हाइपोटेनस। देखो, इस ट्राइंगल में हाइपोटेनस कौन है? 90 के सामने कौन है? ओपी। और इस ट्राइंगल में हाइपोटेनस कौन है 90 के सामने? ओपी। ठीक, ये क्या चीज है? कॉमन साइड दोनों ट्राइंगल में मौजूद है, और कॉमन साइड ये हमारा क्या है? हाइपोटेनियस। ठीक, आर एच, और एक साइड दिख रहा है इक्वल, दिस इज रेडियस, दिस इज रेडियस, आपस बराबर होगा, दो अलग अलग ट्राइंगल के साइड। तो ओ से लेके ए और ओ से लेके बी दोनों क्या हैं? रेडियाई, एक साइड होगी। समझे? दिख गया तीनों, एक राइट एंगल, एक हाइपोटेनस और एक साइड। तो दोनों ट्राइंगल क्या हो गए? ट्राइंगल ओ ए पी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ओ बी पी बाय विच क्राइटेरिया? आर एच एस कंगुरेंसी या क्राइटेरिया। ठीक है, बाय आर एच एस क्राइटेरिया। समझ में आया भैया? दो ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए इस क्राइटेरिया से। जब भी दो ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाते हैं, उनके करस्पॉन्डिंग साइड्स क्या हो जाते हैं? करस्पॉन्डिंग साइड्स इक्वल, करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल। मुझे कौन से दो साइड की तलाश थी? इस ट्राइंगल का कौन सा साइड लेना है मुझे? पीए। और इस ट्राइंगल का कौन सा साइड लेना है? पीबी। ले लो सीपीसीटी से, इसका क्या ले लिए? पीए, और इसका पीबी। एंड व्हाट इज द रीजन? सीपीसीटी। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ सीपीसीटी? करस्पॉन्डिंग पेयर्स इन कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल। कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल के करस्पॉन्डिंग पेयर्स आपस में इक्वल होते हैं, और यही आपको प्रूव करना था। ठीक है, देखो छोटा सा है इसका कैलकुलेशन, दिख रहा है, लेकिन अगर आपको स्टोरी समझ में आ रही तभी आपसे बनेगा। ठीक, कर लोगे? कर लो, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट, सेम पेज नंबर 121 में क्वेश्चन नंबर 6 आपकी परीक्षा बोर्ड में। क्वेश्चन नंबर 6 ये भी इस साल आपके मॉडल पेपर वगैरह में डाले गए हैं, ये इंपॉर्टेंट है इस साल। ठीक है, क्वेश्चन है इफ पी ए बी इज अ सीकेंट टू अ सर्कल। एक सर्कल है, ध्यान से देखते जाना। एक सर्कल है, कौन है? एक 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 सर्कल है, ऐसा बना लेता हूं, दिस इज वन सर्कल। ठीक है, क्या है ये? एक सर्कल है, इसका सेंटर होगा कहीं पर, मान लो ये दिस इज सेंटर। और पी ए बी क्या चीज है? सीकेंट। सीकेंट किसको बोलते हैं? सीकेंट किसको बोलते हैं? एक ऐसी लाइन जो सर्कल को दो जगह काटती है। ठीक, दो जगह काटती है। तो लो भैया, यहां से हमने एक ऐसी लाइन बनाई जो सर्कल को यहां पर भी काटी और यहां पर भी काटी। सपोज दिस एक्सटर्नल पॉइंट इज कॉल्ड पी, और ये जो पहली जगह इंटरसेक्ट कर रही है इसका नाम ए, और ये जो दूसरी जगह इंटरसेक्ट कर रही है इसका नाम बी। बन गई ये सीकेंट पी ए बी, बन गया। तो मैं गिवन में लिखते भी जाऊंगा ना, पी ए बी इज ए सीकेंट। आ रहा समझ? पी ए बी हमारा सीकेंट हो गया। आगे बोलता है क्वेश्चन, इफ पी ए बी इज अ सीकेंट टू अ सर्कल इंटरसेक्टिंग द सर्कल एट ए एंड बी पॉइंट एंड पी टी इज ए टेंजेंट टू द सर्कल। ठीक है, पी टी इज अ टेंजेंट, पी टी ये, ठीक, दिस इज द कॉन्टेक्ट पॉइंट टी, सो पी टी इज अ टेंजेंट। पी टी इज ए टेंजेंट किसको बोलते हैं मालूम है?
किसको? जो सर्कल को एक पॉइंट पर टच करता है, ये टेंजेंट हो गया, और जो सर्कल को दो जगह काटे वो सीकेंट हो गया। ठीक है, बन गया टेंजेंट और सीकेंट। आगे देखो, पीटी इज अ टेंजेंट, देन प्रूव दैट। क्या प्रूव करना है भाई? प्रूव हमको करना है पी ए मल्टीप्लाइड बाय पी बी इज इक्वल टू पी टी का स्क्वायर। ये हमको प्रूव करके दिखाना है। इस पर हमने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी किया हुआ है, याद है? ये थ्योरम है। क्या है ये थ्योरम ही होता है कि जब भी एक टेंजेंट और एक सीकेंट होता है तो उनका आपस में रिलेशन क्या होता है। देखो, दिस इज सीकेंट, सीकेंट के दो टुकड़े करो, पी से ए कोई लेंथ होगी, पी से बी ये कोई लेंथ होगी, दोनों का मल्टीप्लीकेशन करो, और पी से टी भी कोई लेंथ होगी, तो इसका ये पी से ए की लेंथ और पी से बी की लेंथ का मल्टीप्लीकेशन पी टी की लेंथ के स्क्वायर के बराबर आता है। इनको दो लेंथ को मल्टीप्लाई करो और पीटी का स्क्वायर करो, दोनों का आंसर सेम आता है। ये थ्योरम है, ठीक है? तो ये हमको प्रूव करना है। आई बात समझ? अब प्रूव करने के लिए हम वही सहारा लेंगे, हमारे पास इससे पहले कुछ थ्योरम्स गुजर चुके हैं, याद है? तो हम राइट एंगल ट्राइंगल बनाएंगे तो थोड़े से कंस्ट्रक्शन की जरूरत पड़ेगी, तो पहले हम कंस्ट्रक्शन बनाते हैं। कंस्ट्रक्शन में क्या करना है, देखो, हमको एक रेडियस की आवश्यकता है, तो सबसे पहले यहां से सर्कल से हमने इसको ज्वाइन किया, ये ज्वाइन ओ ए। क्या जोड़ रहा हूं मैं? ये हमारा रेडियस बन गया। क्या है ये? दिस इज अवर रेडियस। उसके बाद ट्राइंगल बनाना है, ट्राइंगल बनाने के लिए किसको ज्वाइन करना पड़ेगा? ओ से पी को। तो दूसरा किसको ज्वाइन कर दिए? ओपी। लेकिन अभी भी राइट एंगल ट्राइंगल नहीं बना कि हम पाइथागोरस, हाइपोटेनस सारी चीजें लगा सकें। ठीक, तो हमको राइट एंगल बनाने के लिए क्या करना है? ये टेंजेंट है, तो अगर मैं इसको ज्वाइन करता हूं और पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पर जब ये रेडियस गिरता है तो ये कितना एंगल बना देगा? यहाँ पर 90 डिग्री। तो इसको तो हमने ज्वाइन कर दिया, इसको मिलाया हमने ओ से टी। ठीक, और क्या करना है? देखो, यहां से एक परपेंडिकुलर में ड्रॉप कर रहा हूं इसके ऊपर, ए बी को देखो ध्यान से, ए से लेके बी। व्हाट इज ए बी? ए बी इज ए कॉर्ड। यहां से देखोगे तो सीकेंट है पी ए बी, लेकिन ए बी बस को देखोगे तो ए बी क्या चीज है? कॉर्ड। और मान लो हमने यहां ओ से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया इस कॉर्ड के ऊपर, परपेंडिकुलर। ठीक, इसका नाम हम कुछ रख देंगे, सपोज दिस इज ए बी सी, सी रख दूं। ये ए बी इज ए कॉर्ड एंड ड्रॉ ओ सी परपेंडिकुलर टू ए बी। तो आपको याद होगा, आपने थ्योरम किया हुआ है कि जब भी किसी कॉर्ड पर एक परपेंडिकुलर सेंटर से गिराया जाता है, वो इस कॉर्ड को क्या करता है? बाइसेक्ट। तो ए से लेके सी और सी से लेके बी आपस में क्या हो गए? इक्वल हो गए। ठीक, तो कंस्ट्रक्शन में हमको एक्स्ट्रा चीज क्या करनी है? आंसर है OC परपेंडिकुलर टू AB। ठीक है, और ऐसा करने से क्या होगा? Therefore AC इज इक्वल टू CB। दोनों बराबर हो जाएंगे, AC और CB या AC और BC बराबर हो जाएंगे। ये परपेंडिकुलर जैसे ही आप ड्रॉप करोगे ये दोनों बराबर हो जाएंगे, यानी C मिड पॉइंट हो गया, AC और CB बराबर बराबर हो गए, है ना? थ्योरम किए हुए हो ना? तो ये आपको पहले से करके रखना है। अब देखो, दो राइट एंगल ट्राइंगल दिख रहे हैं, एक राइट एंगल ट्राइंगल ये है, दिखा, और एक राइट एंगल ट्राइंगल ये है, दिख गया? दो ट्राइंगल बन गए। अब हम स्टार्ट करते हैं। ये है हमारा टारगेट जिसको प्रूव करना है। पी ए इंटू पी बी को पी टी स्क्वायर ला करके दिखाना है। पी टी स्क्वायर मैंने पहले बताया था, जहां कहीं भी स्क्वायर लगेगा तो आप समझ जाना पाइथागोरस लगाना है। किसी साइड के साथ अगर स्क्वायर लगा है तो क्या करना है हमने? पाइथागोरस लगना ही लगना है कहीं ना कहीं। तो इसमें भी पाइथागोरस लगना है। पाइथागोरस कैसे ट्राइंगल में लगता है? इसीलिए हमने राइट एंगल ट्राइंगल पहले कंस्ट्रक्ट किया हुआ है। शुरू करें, चलो जी प्रूफ स्टार्ट करते हैं। लेफ्ट हैंड साइड लेके स्टार्ट करूंगा मैं। ठीक, पी ए मल्टीप्लाइड बाय पी बी। क्या मेरे पास पी ए और पी बी का मेजरमेंट है? पी से लेके ए और पी से लेके बी खोजो। पी से लेके ए, ये देखो पी से ए, ये क्या चीज है? कुछ नहीं है, किसी ट्राइंगल का कोई साइड नहीं बनता, ये इसका मेजरमेंट नहीं है मेरे पास, इसको मैं नहीं पहचानता। अगर मुझे कोई साइड पहचाननी है ट्राइंगल की तो मैं पहचानता हूं हाइपोटेनियस, परपेंडिकुलर, बेस, राइट एंगल ट्राइंगल के। लेकिन ये तो ना किसी का हाइपोटेनियस है, ना परपेंडिकुलर है, ना बेस है। नहीं समझे? तो मैं इस पीटी को, पी ए को चेंज करूंगा। पी ए, पी से लेके ए की लंबाई, क्या ये हाइपोटेनियस है किसी ट्राइंगल में? क्या ये बेस है? क्या ये परपेंडिकुलर है? तो इसको हम नहीं रिकॉग्नाइज कर पा रहे, तो इसको हम चेंज करेंगे, या तो हाइपोटेनियस में, या परपेंडिकुलर में, या बेस में। समझ में आया? इसी प्रकार से पी से लेके बी, ये पूरी लंबाई है पी से बी, तो क्या आप पहचान रहे हैं कौन सी साइड बन रही है किसी ट्राइंगल में? नहीं बन रही है, तो इसको भी हम चेंज करेंगे। किसमें? या तो हाइपोटेनियस में, या परपेंडिकुलर में, या
बेस में। ठीक है, कैसे करें देखो, P से लेके A, PA, देखो राइट एंगल ट्राइंगल कहां तक है, देखो PCO, ये दिख रहा है। इस PCO में दो ट्राइंगल, राइट एंगल ट्राइंगल बन रहे हैं। एक क्या है, ये पूरा बड़ा ट्राइंगल, और एक ये छोटा ट्राइंगल ACO, दिख रहा है, ये भी राइट एंगल ट्राइंगल है। तो अगर मैं ये छोटा ट्राइंगल इमेजिन करता हूं, तो छोटे ट्राइंगल में ये AC क्या चीज है बताओ? हाँ, ये 90 डिग्री के सामने ये क्या हो गया इसका, हाइपोटेन्यूस। तो ये चाहे इसको परपेंडिकुलर मान लो, चाहे इसको मान लो बेस से परपेंडिकुलर। समझ में आया? तो इसको आप पहचान रहे हैं छोटे ट्राइंगल का परपेंडिकुलर ये बेस, लेकिन आप इसको नहीं पहचान रहे। और अगर ये बड़ा ट्राइंगल है, ये वाला राइट एंगल, तो इसको पहचान रहे हो, P से C पहचान रहे हो, क्योंकि 90 डिग्री के सामने ये आपका हाइपोटेनियस है। ये आपने इसको क्या मान लो, बेस, तो इसको क्या मानोगे, परपेंडिकुलर, या इसको बेस मान लो पूरा पूरा। समझ में आया? तो मैं इसको नहीं पहचानना P से लेके A को, तो P से A को कैसे लिखूंगा मैं? देखो इस पूरी लंबाई में अगर मैं इसको निकाल दूं तो यही नहीं बचेगा। ये पूरी लंबाई क्या है, PC, इसमें से किसको निकाल दूं, AC, तो ये नहीं बन गया PA। नहीं समझे? देखो ये है P, ये है C, ये है A, ये पूरी लंबाई PC है। अगर मैं इसमें से AC को निकाल दूं तो क्या बचा? तो अगर आप PC में से AC माइनस कर दोगे तो PA नहीं हो जाएगा। तो क्या मैं PA को ऐसे नहीं लिख सकता, PC माइनस AC, PA को नहीं लिख सकते? आया समझ में कि नहीं आया? इसी प्रकार से ये ऐसा क्यों किया मैंने? PC देखो राइट एंगल ट्राइंगल का हिस्सा है, दिख रहा है PC है राइट एंगल ट्राइंगल का हिस्सा। ये PA किसी राइट एंगल ट्राइंगल का हिस्सा नहीं था, इसलिए इसको हमने किस में चेंज किया, एक ऐसी लेंथ में जो राइट एंगल ट्राइंगल में फंसे। आया समझ? और AC खुद राइट एंगल ट्राइंगल का हिस्सा, ये छोटा राइट एंगल ट्राइंगल, AC नहीं इसका बेस। तो ये दोनों लेंथ कैसे हो गए, राइट एंगल ट्राइंगल के लेंथ हो गए। इसको हम नहीं पहचान पा रहे थे, हमने चेंज कर दिया उसको। समझ में आया? इसी प्रकार से PB भी P से लेके B तक कुछ नहीं है, कोई साइड नहीं है, इसको भी चेंज करो। कैसे चेंज करोगे? P से B को क्या लिखोगे, P से लेके C प्लस, और CB खुद किसके बराबर है, तो मैं CB को AC लिख लूंगा अगले स्टेप में। AC फिर आ गया राइट एंगल ट्राइंगल के अंदर। नहीं समझे? तो P से लेके B को क्या लिखना है, देखो मल्टीप्लाई का साइन, P से लेके B को क्या लिखना है, PC प्लस P से C प्लस C से B। नहीं समझे? समझे नहीं समझे? आ रहा है समझ? ठीक है, देखते चलो। इक्वल टू, यहां लिख रहा हूं ना, PA मल्टीप्लाइड बाय PB इज इक्वल टू, ये तो ठीक है, PC माइनस AC। इसमें देखो PC तो ठीक है, दिख रहा है PC, दिख रहा है PC क्या है, ये राइट एंगल ट्राइंगल का एक साइड है, ठीक है, लेकिन CB ट्राइंगल के बाहर है, तो मुझे CB नहीं चाहिए, तो क्या ले लूं CB की जगह? क्यों AC लेना है बताओ? हाँ, क्योंकि ये आपस में बराबर है, क्योंकि ये हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया था, तो ये दोनों बाइसेक्ट हो गए थे, है ना, बराबर थे। तो हमने CB की जगह क्या लिख लिया, यहां हम लिख देते हैं CB बराबर AC, ये गिवन में हमने लिखा हुआ है ऊपर, चेक कर लो ये, ठीक है। हाँ जी, अब क्या करेंगे, यहां देखो PC माइनस AC, PC प्लस AC, A माइनस B, A प्लस B, PC AC AC, A माइनस B, A प्लस B। क्या होता है A माइनस B, A प्लस B? A माइनस B, A प्लस B, A माइनस B, A प्लस B, A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर। A की जगह कौन है, ये हो गया A स्क्वायर, B की जगह कौन है, ये हो गया B स्क्वायर। देखो पहचाने कि नहीं पहचाने? A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर हुआ, नहीं समझ आया? A प्लस B, A माइनस B, A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर का फॉर्मूला होता है आइडेंटिटी, पूरी ट्रिग्नोमेट्री में यूज किए हो भैया, इसे ना देखो मेरी तरफ, पूरी ट्रिग्नोमेट्री में आपने यूज किया है, ऐसा मत देखो। A माइनस B, A प्लस B, तो A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर। अब ये दोनों साइड देखो, क्या ये राइट एंगल ट्राइंगल के साइड नहीं है? लगा दो पाइथागोरस, इसमें भी लगा दो, इसमें भी लगा दो। देखो PC कौन से राइट एंगल का हिस्सा है, PC, ये दिखा। इस ट्राइंगल में PC क्या चीज है? अब मैं इसको इक्वेशन देके छोड़ रहा हूं ना, इक्वेशन 1, अब मैं थोड़ा ट्राइंगल देख रहा हूं, देखना। इन ट्राइंगल PCO बाय
पाइथागोरस लगाओ, पाइथागोरस पीसीओ ट्राइंगल में कौन है हाइपोटेनियस, पहचानो। ओपी का स्क्वायर पहचानो, पहचानो। ये ट्राइंगल देखो पीसीओ 90 डिग्री के सामने ये हाइपोटेनियस है, ये किसके बराबर होगा बताओ जल्दी से। पीसी स्क्वायर प्लस सीओ या ओसी स्क्वायर लिख दें। मुझे किसकी लंबाई चाहिए, तो पीसी निकालने के लिए इसको इधर भेज दो। ओपी स्क्वायर माइनस ओसी स्क्वायर इज इक्वल टू पीसी स्क्वायर। बन गया पीसी के जुगाड़, पहचानो। पीसी पहचानो, पीसी की जगह मटेरियल हमको मिल गया। क्या बन रहा है या नहीं बन रहा है, तो मैं पीसी स्क्वायर जगह क्या लिख सकता हूं इसको, ठीक है, क्योंकि ये राइट एंगल ट्राइंगल का हिस्सा था। ये भी एक छोटे से राइट एंगल ट्राइंगल का हिस्सा है। देखो कौन सा राइट एंगल बनता है, एसी से। एसी कौन से राइट एंगल ट्राइंगल में आता है, ए सी ओ, दिख रहा है, इन ट्राइंगल ए सी ओ बाय पाइथागोरस। लगाओ पाइथागोरस, लगाओ लगाओ लगाओ। उसमें हाइपोटेनियस कौन है, हाइपोटेनियस कौन है, ओ ए का स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी का स्क्वायर प्लस ओ सी का स्क्वायर। ठीक, तो यहां से किसको निकालना है मुझे, किसकी जरूरत है, ए सी। तो इसको इधर बुला लो, माइनस में आ जाएगा। ओ ए स्क्वायर माइनस ओ सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी स्क्वायर। क्या ये समझ में आया कि नहीं आया। तो ए सी स्क्वायर की जगह मैं इसको रख सकता हूं और पी सी स्क्वायर की जगह मैं इसको रख सकता हूं। रख दो इक्वेशन 1 में। शुरू करें, करें, हाँ जी। फ्रॉम इक्वेशन 1, फ्रॉम 1 क्या है 1, किधर गया 1, हाँ, पी ए मल्टीप्लाई पी बी इज इक्वल टू क्या था, पी सी स्क्वायर माइनस ए सी स्क्वायर। ठीक, पुट करो, पीसी की जगह क्या रखोगे आप बताओ। ओपी स्क्वायर माइनस ओसी स्क्वायर, ठीक, माइनस एसी स्क्वायर की जगह क्या रखोगे, ओ ए स्क्वायर माइनस ओसी स्क्वायर। क्योंकि माइनस के बाद एक से ज्यादा टर्म लिखना है तो ब्रैकेट में लिखना है। ब्रैकेट ओपन करो, साइन चेंज होगा, ठीक है। ओपी स्क्वायर माइनस ओसी स्क्वायर माइनस प्लस माइनस ओ ए स्क्वायर माइनस माइनस प्लस ओसी स्क्वायर। देखो ओसी स्क्वायर माइनस में, ओसी स्क्वायर प्लस में, कैंसल। क्या बचा, ओपी स्क्वायर माइनस ओ ए स्क्वायर बचा। अब पहचानो ओपी स्क्वायर कहां है, ओपी स्क्वायर, ओपी कहां है, ओपी, ये दिख रहा है ओपी, दिखा, ओ ए, ये ओ ए है और ये क्या है हमारे ट्राइंगल का रेडियस। तो क्या मैं इस रेडियस को इस रेडियस से चेंज नहीं कर सकता भाई, रेडियस रेडियस तो बराबर ना होता है ट्राइंगल में। तो ये रेडियस है तो ये भी तो रेडियस है। तो अगले स्टेप में मैं इस ओ ए को क्या लिख लूं, नहीं समझे, ओ ए रेडियस है और ओटी भी रेडियस है, तो हम रेडियस को तो एक्सचेंज कर सकते हैं। यहां पर साइड में लिख देते हैं कि ओ ए बराबर ओटी बराबर रेडियस, तो हमने चेंज कर लिया। अब पहचानो, देखो ओपी ये दिखा, ओ से लेके पी, और ओटी ये दिख रहा है, ओ से लेके टी। तो क्या ये राइट एंगल ट्राइंगल नहीं बन रहा, नहीं बन रहा। तो इसमें आप पाइथागोरस लगाओ। इस 90 डिग्री के लिए ये क्या चीज है, हाइपोटेनियस। ये क्या चीज है, बेस। ये क्या चीज है, परपेंडिकुलर। तो देखो हाइपोटेनियस का स्क्वायर माइनस बेस का स्क्वायर, तो किसके बराबर बनेगा ये। और नहीं समझ में आता तो आप क्या करो, इन ट्राइंगल पी ओ टी लगा लो, पाइथागोरस लगाओ। पाइथागोरस कौन है, हाइपोटेनियस। ओपी का स्क्वायर इज इक्वल टू किसके बराबर होगा, हाँ, पीटी स्क्वायर प्लस ओटी स्क्वायर होगा, होगा। यही चीज बनाओ, ओपी स्क्वायर, ये ओटी स्क्वायर इधर बुलाओ माइनस करने के लिए। ओपी स्क्वायर माइनस ओटी स्क्वायर किसके बराबर आया, पीटी स्क्वायर। तो यहां पर भी आप ओपी स्क्वायर माइनस ओटी स्क्वायर की जगह क्या लिख सकते हैं, पीटी स्क्वायर। समझ आया, आया, हाँ। अब इधर क्या चल रहा था, पी ए इंटू पीबी, और हम कहां तक रुके थे, ओपी स्क्वायर माइनस ओटी स्क्वायर। और ओपी स्क्वायर माइनस ओटी स्क्वायर की जगह क्या लिखना है बताओ, ओपी स्क्वायर माइनस ओटी स्क्वायर की जगह क्या लिखना है, पीटी स्क्वायर। सो दिस इज पी ए इंटू
पी बी इज इक्वल टू हाँ पी टी स्क्वायर। हो गया प्रूफ ये चीज? समझ में आया? नहीं आया? हाँ, कहाँ से आएगा? थोड़ा थोड़ा आया, ठीक, थोड़ा थोड़ा आया। कठिन हो गया है ना? आप तो सबके मन में लग रहा होगा कि नहीं ये चैप्टर करना ही नहीं है, हम तो भैया 11 चैप्टर करेंगे, पाइथागोरस के प्रूफ रट लेंगे और चल जाएंगे, वही आएगा। हाँ जी वही आएगा, ठीक है। कोई जरूरत नहीं है बनाने की, ठीक। चलो जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पेज नंबर 120 में, 120, पेज नंबर 120, क्वेश्चन नंबर 3, पेज नंबर 120, क्वेश्चन नंबर 3, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर 2026। क्वेश्चन है, प्रूव दैट द सम ऑफ अपोजिट एंगल्स ऑफ ए साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल इज 180 डिग्री। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल के अपोजिट एंगल का सम 180 डिग्री होता है, प्रूव करिए। बहुत ब्रांडेड क्वेश्चन है 4 नंबरों के लिए, ठीक। तो पहले हम क्वाड्रिलेटरल बनाते हैं। साइक्लिक बनाने के लिए हमको क्या चाहिए? एक साइकिल। तो पहले हमने एक साइकिल बनाया, और क्वाड्रिलेटरल बनाना है। क्वाड्रिलेटरल कोई भी 4 साइड का फिगर, ये एक साइड, ये दूसरी साइड, ये तीसरी साइड, और ये चौथी साइड। समझ में आया? यहां से स्टार्ट करता हूं, इसका नाम देखो, ये वर्टेक्स है, ये वर्टेक्स, दिस इज वर्टेक्स, दिस इज वर्टेक्स, ए बी सी डी एंड दिस इज सेंटर ऑफ द सर्कल, ये, ठीक है। आ गया समझ? गिवन में नोट करिए, ए सर्कल विथ सेंटर ओ, एक सर्कल है जिसका सेंटर ओ है, और हमारे पास ए बी सी डी एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, ठीक। ए बी सी डी इज ए साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। क्या है एबीसीडी? साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, जिसके चारों वर्टेक्स सर्कल के ऊपर हैं, ठीक हो गया जी। हमको क्या प्रूव करना है? बताओ क्या प्रूव करना है? अपोजिट एंगल का सम कितना? 180 डिग्री। तो बताओ एंगल ए का अपोजिट एंगल कौन है? एंगल ए के जस्ट अपोजिट में कौन सा एंगल है? सी। तो इसका ये मतलब है कि एंगल ए और प्लस एंगल सी क्या ला के दिखाना है? 180 डिग्री। समझ आया? इसी प्रकार से एंगल बी के सामने कौन सा एंगल है अपोजिट में? हाँ, तो एंगल बी प्लस एंगल डी भी हमको क्या ला के दिखाना है? 180 डिग्री। ये हमारा टारगेट है, ठीक। इसको एक लाइन में भी लिख सकते हैं आप और अलग अलग भी लिख सकते हैं। अपोजिट एंगल का सम 180 डिग्री हमको ला करके दिखाना है, ठीक है कि नहीं है? तो हमको छोटा सा इसमें कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा। कंस्ट्रक्शन क्यों? क्योंकि हम एक मेथड यूज करेंगे इसको प्रूव करने के लिए। मेथड कौन सा है? वो हमने बेसिक में कवर किया हुआ है कि जब भी एक आर्क सेंटर पर एंगल बनाता है और वही आर्क सरकमफ्रेंस पर एंगल बनाता है, तो सरकमफ्रेंस पर बनाए हुए एंगल से सेंटर पर बनाए हुए एंगल कैसा होता है? डबल। तो डबल एंगल का हम यहाँ पे जुगाड़ लेके इसको प्रूव करते हैं। समझ आया? तो कंस्ट्रक्शन करते हैं। देखिए कंस्ट्रक्शन, कंस्ट्रक्शन में क्या करना है? देखो, ए को ओ से ज्वाइन कर दो, ठीक, और सी को ओ से ज्वाइन कर दो। समझ गए? तो ज्वाइन ओ ए एंड ओ सी, ज्वाइन ओ ए एंड ओ सी। जुड़ गया? कर लिए? ज्वाइन ए ओ एंड ओ सी, ठीक है। अब थोड़ा इस आर्क को देखो, प्रूफ स्टार्ट कर रहा हूं मैं ना, देखना, ठीक है। ये देखो, इस एंगल को किसने बनाया? पहले इस एंगल का नाम बताओ। ए ओ सी, ये एंगल हो गया। इस एंगल को किसने बनाया? तो यहां से लाइन कहां आ रही है? ए तक। यहां से लाइन कहां जा रही है? तो ए सी, ए बी सी, ये क्या है? आर्क। तो ए बी सी आर्क ने ये एंगल बनाया, और यही एबीसी आर्क और कहां एंगल बना रही है? देखो, तो यहां जो एंगल बनेगा, इस एंगल से ये एंगल कैसा होगा? डबल, क्योंकि इन दोनों एंगलों को इसी आर्क ने बनाया है। नहीं समझे? तो प्रूफ देखिए कैसे करना है प्रूफ। हम लिखेंगे, डायरेक्ट लिखते हैं। कौन सा एंगल है जी? एंगल ए ओ
सी ना, हाँ, ये 2 गुना होगा कौन से एंगल के, कौन सा एंगल, ए डी सी होगा, नहीं समझे? सेंटर वाला एंगल सर्कमफ्रेंस वाले एंगल से डबल होगा क्योंकि सेम आर्क ने बनाया है। और कौन सा आर्क है, आर्क ए बी सी, ऐसे लिखते हैं आर्क को ना, ऊपर ऐसे आर्क जैसा निशान बना देते हैं। मेक्स डबल एंगल एट सेंटर। ठीक, ये काफी है नोटेशन, काफी है नोटेशन, ठीक है। सेंट्रल एंगल इज डबल, ठीक हो गया, हो गया पक्का। इसका नाम रख दो इक्वेशन 1। और देखो ए से सी पहुंच गए आप जरा इस एंगल को देखो, इधर यहां देखो, ये वाला एंगल देखो, ये सी ओ ए, उधर से देखना, उधर से, ये लाइनें ऐसी हैं तो आपको लगेगा ये एंगल, हम इस इधर की बात कर रहे हैं। इस एंगल को किसने बनाया, ये लाइन कहां आई ए, ये लाइन कहां गई सी, ये रहा सी डी ए बोल दो, है ना, दिख रहा है इधर वाला मेजर आर्क, मेजर आर्क ने ये एंगल बनाया सेंटर में। मेजर आर्क और कहां एंगल बना रहा है, ये है मेजर आर्क, तो ये लाइन गई, ये लाइन गई, ये रहा एंगल। तो इस एंगल और इस एंगल को किसने बनाया, मैं ऐसे कर दे रहा हूं, इसमें डबल लाइन खींच दे रहा हूं और इसमें भी डबल लाइन खींच दे रहा हूं, तो पता चलेगा इन दोनों डबल लाइन वाले एंगलों को किसने बनाया है, इधर वाले आर्क ने, समझे? तो जितना एंगल ये होगा उससे ये डबल हो जाएगा, समझ आया? इस एंगल का नाम क्या रखूंगा, देखो सी ओ ए, एंगल सी ओ ए, ये 2 गुना होगा कौन से एंगल के, 2 गुना कौन से एंगल के, 2 गुना कौन से एंगल के, एबीसी। रीजन सेम नहीं लिख रहा, सेम है ना रीजन, सेंट्रल एंगल डबल होता है, इसका नाम रख दिया इक्वेशन 2। दोनों इक्वेशन जोड़ दो, एड 1 and 2, लेफ्ट हैंड साइड के साथ जुड़ेगा, राइट हैंड साइड के साथ जुड़ेगा। एंगल AOC प्लस एंगल CAO इज इक्वल टू 2 टाइम एंगल ADC, 2 टाइम एंगल ABC, ठीक। एंगल AOC प्लस एंगल CAO, 2 बाहर निकाल लो, एंगल ADC प्लस एंगल ABC। देखो यहां तक समझ में आया या नहीं आया, आ रहा है यहां तक, कोई डाउट नहीं है, डाउट पक्का, हाँ जी। इसको पहचानो, AOC और COA, ये कहां पर बन रहा है ये एंगल दोनों, वेयर इज एंगल AOC, देखो इधर देखो AOC, ये एंगल है, ये यही ना है, और CAO देखो COA, ये एंगल है, यानी इन दोनों का सम क्या हो गया, देखो यहां से मैं चला और ऐसे आ गया, हाउ मच इज दिस एंगल, 360। तो इसको क्या लिख दिया, 360 इज इक्वल टू 2 टाइम एंगल ADC, कौन सा एंगल है, एंगल ADC, क्या मैं इसको सिर्फ D लिख दूं, एंगल D। एंगल ABC कौन सा है, ABC, क्या मैं इसको सिर्फ एंगल B लिख दूं कि नहीं, आया समझ? और ये 2 आप इधर डिवाइड में बुला लीजिए, 360 डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू एंगल D प्लस एंगल B, और ये कट के कितना हो जाएगा, ठीक है, एंगल D प्लस एंगल B इज इक्वल टू 180 डिग्री। हो गया पहला प्रूफ, नहीं समझे? समझ गए? ये आया भैया, B और D लिख लेना ऐसे, इसको B लिख लो और इसको D लिख लो, एक ही चीज है, एंगल B और एंगल D मिला के 180 डिग्री। हो गया कि नहीं हुआ? अब मुझे बताओ कि एक क्वाड्रिलेटरल के अंदर 4 एंगल होता है, चारों एंगल का सम कितना होता है, 360। तो देखो, सिंस वी नो दैट एंगल A या इन ए क्वाड्रिलेटरल एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C प्लस एंगल D मिला के कितना होता है, 360 होता है मिला के,
कि नहीं होता है? अभी अभी आपने b प्लस डी को क्या लिखा है 180, तो इसमें b प्लस डी का जोड़ा बना दो। अलग कौन कौन हो जाएंगे? a और c अलग, और b और d को एक साथ लिखो। ठीक, b प्लस डी का आंसर अभी कितना है आपके पास? ऊपर 180 है। इसके सम को क्या लिख सकते हैं? 180। इसको भेजो उधर माइनस होने के लिए। हो गया? तो a प्लस सी भी कितना हो गया? 180। यही तो लाना था, a प्लस सी का आंसर 180 और b प्लस डी का आंसर 180। दोनों चीजें प्रूव हो गई। ठीक है, बन जाएगा। चलो जी, चौथा क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। ये आपकी परीक्षा बोर्ड में पेज नंबर 122 में क्वेश्चन नंबर 8 दिया हुआ है, लास्ट क्वेश्चन। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट है, ये भी इस साल मॉडल पेपर में डाला गया है आपकी। ये क्वेश्चन है द रेडियस ऑफ अ सर्कल इज 20 सेंटीमीटर। यानी अगर थ्योरम नहीं आया इस चैप्टर से तो यही क्वेश्चन आएगा जो अभी हम बना रहे हैं। ठीक, द रेडियस ऑफ अ सर्कल इज 20 सेंटीमीटर। एक सर्कल है जिसका रेडियस दिया हुआ है 20 सेंटीमीटर। क्या दिया है? 20 सेंटीमीटर रेडियस। ओके, द डिस्टेंस बिटवीन टू इक्वल एंड पैरेलल कॉर्ड इज 24 सेंटीमीटर। क्या दिया है? डिस्टेंस बिटवीन टू, क्या लिखा है? पढ़ो ना। इक्वल एंड पैरेलल कॉर्ड। फिर से बोलो, इक्वल एंड, यानी कॉर्ड इक्वल भी है और आपस में, तो ये हम बना लेते हैं भैया, ये एक कॉर्ड है और ये दूसरा कॉर्ड है। दोनों कॉर्ड की लंबाई भी आपस में बराबर है और दोनों कॉर्ड आपस में पैरेलल भी है, और दोनों के बीच का डिस्टेंस हमको दिया हुआ है जिसको मैं सेंटर से गुजारते हुए दिखाऊंगा, और ये टोटल डिस्टेंस कितना है? 24 सेंटीमीटर। कितना है? ये दोनों कॉर्ड के बीच का डिस्टेंस हो गया 24 सेंटीमीटर। दोनों कॉर्ड इक्वल हैं, दोनों कॉर्ड आपस में पैरेलल हैं, और डिस्टेंस दिया है 24। इस कॉर्ड का मैं नाम रखता हूं AB और इस कॉर्ड का मैं नाम रखता हूं CD। ठीक है, यहां पर अब गिवन बनाता हूं मैं। एक सर्कल है जिसका सेंटर O है। AB इज इक्वल टू CD एंड AB पैरेलल टू CD। पैरेलल भी है, इक्वल भी है। ठीक है, डिस्टेंस के नाम लिख लो यहां पर। इसका नाम रख देता हूं M, इसका नाम रख देता हूं N। M से लेके N। दिस डिस्टेंस इज गिवन टू अस 24 सेंटीमीटर। दिस इज डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल कॉर्ड्स, 24 सेंटीमीटर। और एक चीज और, रेडियस दी हुई है। रेडियस कितना है? 20 सेंटीमीटर। सपोज दिस इज रेडियस, कहीं भी खींच सकते हैं। OA इज द रेडियस एंड दिस इज इक्वल टू 20 सेंटीमीटर। ठीक, 20 सेंटीमीटर का रेडियस हो गया। फाइंड द लेंथ ऑफ द कॉर्ड। आपको कॉर्ड की लंबाई निकालनी है। ABCD दोनों लंबाई बराबर है, चाहे AB निकाल लो चाहे CD निकाल लो। समझे कि नहीं समझे? अब इसको अपन कैसे निकालेंगे, ध्यान से देखो। इसमें भी एक थ्योरम है जो हमने शायद बेसिक में डिस्कस नहीं किया है, अभी डिस्कस कर लेते हैं। ठीक, थ्योरम ये होता है, ध्यान से देखना। अगर दो कॉर्ड की लंबाई आपस में बराबर है, ये सेंटर है। अगर दोनों कॉर्ड की लंबाई आपस में बराबर है, लंबाई कॉर्ड की बराबर है और पैरेलल है कॉर्ड, तो सेंटर से इस कॉर्ड का जो डिस्टेंस होगा वही डिस्टेंस सेंटर से इस कॉर्ड का भी होगा। क्या समझे? सेंटर से पहले कॉर्ड की दूरी और सेंटर से दूसरे कॉर्ड की दूरी आपस में कैसी होगी? ये दूरी भी, यानी ये वाली लंबाई और ये वाली लंबाई क्या होगी? बराबर। अगर दो कॉर्ड पैरेलल और इक्वल होते हैं तो सेंटर से उनका डिस्टेंस भी क्या होता है? इक्वल होता है। समझ में आया? ये थ्योरम हम यहाँ पर यूज करेंगे। तो बताओ, ये दोनों कॉर्ड पैरेलल इक्वल हैं कि नहीं है? तो ये टोटल डिस्टेंस कितना है? 24। और अगर दोनों कॉर्ड पैरेलल इक्वल हैं तो ये वाला डिस्टेंस और ये वाला डिस्टेंस क्या होगा? बराबर। तो बताओ ये कितना होगा? 12 और ये 12। आया समझ? तो ये भी आपका 12 हो जाएगा और ये भी आपका 12 सेंटीमीटर हो जाएगा। उसको हम यहाँ पर नोट कर लेते हैं। देखिए, सिंस, और दूसरी चीज एक चीज और, सेंटर से जब भी किसी कॉर्ड पर आप जोड़ेंगे लाइन,
तो हमेशा हम उसको परपेंडिकुलर ही मानेंगे। क्या करेंगे, तो अगर ये परपेंडिकुलर होगा तो इस कॉर्ड का क्या हो जाएगा, बाइसेक्ट। ये वाले कॉर्ड भी क्या होंगे आपस में, बाइसेक्ट। ये भी हम मान के चलते हैं, तो ये चीज भी हम नोट कर लेते हैं। सबसे पहले क्या लिखना हमको, सिंस CD पैरेलल टू AB, देयरफॉर इनके बीच का डिस्टेंस आपस में बराबर हो जाएगा। OM और ON आपस में बराबर, ये कितना हो जाएगा, टोटल जो MN था इसको आधा कर दिए, आधा कितना होगा 24/2 यानी 12 सेंटीमीटर। OM और ON आपस में 12 सेंटीमीटर हो जाएंगे। क्या ये लिखावट समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? अगर दो कॉर्ड पैरेलल हैं, इक्वल हैं, तो सेंटर से दोनों का डिस्टेंस आपस में बराबर हो जाता है। दिस इज थ्योरम। हो गया, ठीक, ठीक है। दूसरा OM परपेंडिकुलर टू CD एंड ON इज परपेंडिकुलर टू AB। बताओ, सेंटर से जब एक परपेंडिकुलर गिरता है कॉर्ड के ऊपर तो कॉर्ड का क्या होता है, बाइसेक्ट। तो बताओ, ऊपर वाला CM किसके बराबर हो जाएगा, MD के, और नीचे AN किसके बराबर हो जाएगा, NB के। ये बाइसेक्ट हो गए, बराबर बराबर। आया समझ में कि नहीं आ रहा? अब मुझे क्या निकालना है, कॉर्ड की लंबाई। कॉर्ड की लंबाई देखो इधर, मान लो मुझे ये पता चल जाए A से लेके N, तो ये भी उतना ही ना होगा, दोनों को जोड़ दूंगा तो AB बन जाएगा। अब ये कहां से पता चलेगा, देखो ये ट्राइंगल, इसमें ये साइड पता है, ये साइड पता है, तो ये नहीं निकल जाएगा, निकल जाएगा। देखिए कौन सा ट्राइंगल देखना है, ONA, ONA लगाइए, पाइथागोरस। हाइपोटेनियस का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। क्या ये समझ में आया? OA कितना दिया हुआ है, O से लेके A 20, O से लेके N 12, और A से लेके N हमको निकालना है। 20 का स्क्वायर होता है 400, 12 का स्क्वायर 144, AN स्क्वायर इधर माइनस करने के लिए बुलाओ, ठीक। 400 माइनस 144 कितना होगा जी बताओ? 10 में से 4 गया 6, 9 में से 4 गया 5, और 3 में से 1 गया 2, 256 AN स्क्वायर, ठीक। तो बताओ AN कितना हुआ, अंडर रूट 256, किसका स्क्वायर रूट, ये किसका स्क्वायर होता है 256, 16 का, 16 ना, तो ए स्क्वायर से बाहर आके कितना हो जाएगा 16। तो A से N की लंबाई अगर 16 है तो बताओ N से B कितना हो गया, AN इज इक्वल टू NB था, दोनों जो है 16 सेंटीमीटर होंगे। तो बताओ ये कॉर्ड AB कितना हो जाएगा, हाँ, देयरफॉर AB इज इक्वल टू AN प्लस NB, 16 प्लस 16 कितना हो गया 32 सेंटीमीटर, निकल गया कॉर्ड। और हमने शुरू में बोला था दोनों कॉर्ड बराबर हैं आपस में, कहां लिखे थे ये, तो जितना AB होगा उतना ही CD होगा। AB बराबर CD बराबर 32 सेंटीमीटर। आ गया आंसर, आ गया, ठीक, नोट कर लीजिए।